याद दिलाऊं तो मॉसफेट स्ट्रक्चर, ऑपरेशन एंड आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने कोशिश करी थी कि हम थोड़ा सा उसको डिटेल्ड तरीके से एनालाइज करें, और अभी इट वाज रादर फर्स्ट ऑर्डर बिहेवियर हमने देखा था। तो अभी हम उसके अंदर बहुत सारी नॉन आइडियलिटीज जो हैं हम नहीं कवर कर पाए थे। सो बेसिकली हमने अभी सॉर्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बिहेवियर ही देखा है। तो हम इसके अंदर अब वी वुड ट्राई के आज हम जो है सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स को हम स्टडी करें डिटेल में। उससे पहले जस्ट लेट मी क्विकली रिव्यू कि हमने ऑपरेशन में इसके मॉसफेट की क्या देखा था। सो वी जस्ट सॉ के थोड़ा सा हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी लिया था कि बीजेटी की क्या जरूरत थी, बीजेटी के बाद मॉसफेट की क्या जरूरत थी। सो वी हैड अ स्मॉल टब, देन वी हैड हमने जो एनालाइज किया था, हमने एन चैनल मॉसफेट को एनालाइज करा था। वी हैड टू हेविली डोप्ड एन टाइप जो है हमारे पास रीजन्स थे, जो कि एक लो डोप्ड पी सबस्ट्रेट में हमने डिपॉजिट किए हुए थे थ्रू अ प्रोसेस। आज मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा, वो पेजेस बता दूंगा जिधर आपने सीमॉस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को थोड़ा सा क्विकली रिव्यू करना है बुक से, क्योंकि दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस कोर्स, लेकिन उसके बगैर काफ़ी चीज़ें हैं जो कि फिर क्लियर नहीं होती। तो देन वी हैड एन इंसुलेटर बिटवीन दीज टू रीजन्स जस्ट टू मेक श्योर। हमने यही वादा किया था कि इन दो रीजन्स को हम मिलने नहीं देंगे, क्योंकि हमें बीजेटी के लीकेज का खतरा था, तो इंसुलेटर हमने खुद डाला था। देन वी हैड अ स्मॉल पॉलिसिलिकॉन डिपॉजिटेड ओवर दिस, और इसको हमने गेट कहा था, इस टर्मिनल को हमने सोर्स कहा था, इसको हमने ड्रेन कहा था, जिधर हम करंट ड्रेन करेंगे इधर से हम करंट सोर्स करेंगे। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर दैट वी सॉ, एंड देन वी रियलाइज्ड के व्हेन वी अप्लाइड VG above a certain voltage, जिसको कि हमने थ्रेशोल्ड का नाम दिया था, when we applied that voltage, तो उस वक्त क्या हुआ था कि we were able to form an inversion layer under the gate, जिसको कि हमने चैनल या इन्वर्जन लेयर कह दिया था। इन्वर्जन लेयर इसलिए कहा था कि हमने पी टाइप सबस्ट्रेट को एन टाइप में कन्वर्ट कर दिया, और इस रीजन में हमने जिधर हम बैठे हुए हैं अंडर द गेट, इसको हमने एन टाइप मोबाइल कैरियर से नेगेटिवली चार्ज मोबाइल कैरियर से भर दिया, हालांकि यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज मोबाइल कैरियर से। इससे पीछे इस चीज को अचीव करने से पीछे इससे पहले 2-3 डायनेमिक्स थी, वो अभी तो मैं नहीं मेंशन कर रहा, लेकिन वो हमने उस वक्त स्टडी करी थी कि पहले हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी तो होल्स यहाँ से चले गए, फिर जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था उन्होंने वो स्ट्रॉन्ग हो गया उस रिपल्सिव फोर्स से, जो कि पीछे फिक्स नेगेटिव आयंस छोड़ गए थे होल्स जाने के बाद। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने फाइनली इन होल्स को खींच लिया। तो ये इन डायनेमिक्स को हमने बड़ा डिटेल में पिछली दफा देखा था। सो हमने वी स्टार्टेड कि भाई इसको हम यहाँ पर ग्राउंड कर देते हैं, और यहाँ पर वी स्टार्टेड अप्लाइंग VD above 0। तो यहाँ से एक करंट फ्लो फाइनली यहाँ की तरफ शुरू हो गया था, जो कि पहले तो चैनल में आया, एंड देन वी स्टार्टेड कलेक्टिंग इट और ड्रेनिंग इट थ्रू दिस टर्मिनल। तो तमाम मामला सही जा रहे थे। हमने यही कहा कि भाई वी आर कंसर्न अबाउट, हम जैसे मतलब किसी भी डिवाइस को जब देखते हैं तो उसको हम कहते हैं भाई जिन दो टर्मिनल्स के बीच में, सॉरी ये लाइन, जिन दो टर्मिनल्स के बीच में करंट फ्लो कर रहा है, वी आर इंटरेस्टेड इन दोस टर्मिनल्स। सही है। तो हमने कहा भाई इस करंट को हम कह देते हैं IDS नहीं कह रहे बार बार, खाली ID इज द करंट जो कि ड्रेन पे कलेक्ट हो रहा है, और जाहिर है सोर्स से निकल रहा है। देयर इज नो अदर पाथ अनलेस कि हम कोई बहुत ही सबस्ट्रेट के थ्रू जो रिवर्स बायस डायोड्स हैं, जंक्शन डायोड्स, उनको फॉरवर्ड बायस कर दें, अदरवाइज करंट इज कमिंग फ्रॉम सोर्स। सो ड्रेन पे जो भी करंट है उसके साथ S बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ हमने VDS डिफाइन करा, और उसकी वजह ये थी कि देयर आर 3 टर्मिनल्स टू डिफाइन वोल्टेजेस। हमने कहा भाई ड्रेन और सोर्स के बीच की बात कर रहा हूँ। Why we are looking at this first, वो ये इशू था कि ये कंसर्न कि जिन दो टर्मिनल्स के बीच में करंट फ्लो करता है उन्हीं का वोल्टेज देखा जाए। सो एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे थे और करंट बढ़ता जा रहा था linearly. Then we started entering rather interesting
पैराडाइम के जिधर के हमें ये रियलाइज हुआ कि यार मैं अब करंट बढ़ाता हूँ तो मेरे ये जो चैनल की शक्ल है इट स्टार्ट चेंजिंग। यहाँ पर चैनल चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ ड्रेन के पास आकर कम होना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से जैसे जैसे मैं ड्रेन वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ VDS को, एस तो फिक्स है, VD को मैं ऊपर देता चला जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं बढ़ाता जा रहा हूँ मेरी चैनल चार्ज डेंसिटी इधर ड्रेन के पास बेसिकली कम होती चली जा रही है इस जगह पर। एंड एज अ रिजल्ट मुझे जो लीनियर इंक्रीज मिलना चाहिए था करंट में, ऐसे ही चलते चले जाना चाहिए था, वो इंक्रीज थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया और फाइनली इट स्टार्ट बेंडिंग लाइक दिस, मतलब एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप दिखाना शुरू कर दी। खाली मतलब स्लोप नहीं चेंज हुआ बल्कि इट टर्न इनटू अ पैराबोलिक सॉर्ट ऑफ कर्व और उसमें मतलब कंटिन्यूअसली वो डिक्रीज होता रहा। एंड देन इवेंचुअली केम अ पॉइंट के जिधर जाकर दिस करंट बिकेम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू VDS कि अब मैं VDS बढ़ाए जा रहा हूँ आफ्टर दिस पॉइंट और आपका जो है करंट एक पर्टिकुलर लेवल पे फिक्स हो गया है इधर, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। और इस वक्त जब हमने ट्रांजिस्टर के स्ट्रक्चर के अंदर झांका तो वी रियलाइज के एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसके अंदर हो गई थी यहाँ, जिसको कि हमने फिर एक पर्टिकुलर नाम भी दिया था और वो नाम था कि चैनल हैज़ बीन पिंच्ड ऑफ। मतलब चैनल की वो शक्ल ऐसी बन गई थी कि इट वाज, अगर मैं इसको इफ आई ड्रॉ के इस चैनल के अंदर अब चार्ज भरा हुआ था, इधर से द चैनल चार्ज डेंसिटी वेयर इट वाज मीटिंग द ड्रेन, द चैनल चार्ज डेंसिटी बिकेम जीरो एंड वी कॉल्ड इट के चैनल जो है वो पिंच ऑफ हो गया। अभी इसकी हमने कुछ एनालॉजीज निकाली थी, हमने वो ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर वाली एनालॉजीज निकाली थी, उसकी बेसिस पे हमने इस चीज़ को समझने की कोशिश करी थी। और दूसरा मतलब हमने एक इसमें वैक्यूम सक्शन पंप वाली एनालॉजी भी शायद डिस्कस करी थी कि इसकी बेसिकली इट्स लाइक के एक वैक्यूम इधर बैठा हुआ है आपके, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर ही कंफ्यूज हो जाते हैं जब चैनल पिंच ऑफ हो गया इसका मतलब चैनल डिस्कनेक्ट हो गया तो अब करंट कहाँ से आ रहा है। सो इट्स नॉट रियली डिस्कनेक्टेड। इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे देखें कि जैसे एक वैक्यूम पंप है और आप उसके करीब कहीं से एक ड्रॉपलेट कहीं से टपकाते हैं, सो ओके ये is somebody else editing the screen as well? बिलाल, ये क्या तुम लोगों की तरफ से ये स्क्रीन पे वाइट और ब्लू मार्क्स कैसे आए? बिलाल, कैन यू हियर मी? जी जी सर बोलें। हाँ, तुम्हें स्क्रीन पे ब्लू और येलो मार्क्स नजर आ रहे हैं? जी सर बिल्कुल आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हाँ, हैं। ये मैंने तो नहीं बनाई ये। डू यू नो कि कैसे सर ये आए मेरे ख्याल भाई? से कोई स्क्रिबल कर रहा है ये इसमें, मैं चेक करता हूँ सर। हाँ, लेकिन कैन एनीवन एल्स स्क्रिबल? सर मैं इसकी सेटिंग्स में देख लेता हूँ मैं। हाँ, ओके, तो इफ समबडी एल्स डिड दिस तो भाई इसको अंडू कर दो, वरना मुझे डायग्राम दोबारा बनानी पड़ेगी। जिसने प्लीज बनाया है उसको रिमूव कर दें। मैं वैसे चेक कर लेता हूँ हाउ इज दैट पॉसिबल? ये सही ऐसा हो है? ऑप्शन नहीं आ जाता है, ये मैं देख लेता हूँ सर। ओके, सो फाइन। तो अच्छा, तो हम यही बात कर रहे थे कि भाई हमने जैसे कि एक वैक्यूम पंप है आपका और उसके पास आप एक ड्रॉपलेट लेकर जाएं और एक ड्रॉपलेट डालें तो एकदम से वो वैक्यूम जो है उसको सक कर लेता है और आप ही कहते हैं यार, मतलब व्हेन आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग इट, आप कहते हैं कि भाई यहाँ तो वैक्यूम की जो टिप थी, वैक्यूम सक्शन की जो टिप थी, वहाँ तो वाटर चार्ज या वाटर डेंसिटी जीरो है, क्योंकि वो उसने इतनी तेजी से पिक करके सक कर लिया कि बेसिकली वहां पर आपको नजर ही नहीं आ रहा कि वहां पर अब वो पानी कुछ थोड़ी देर के लिए ठहरा है। सो द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, मतलब योर ड्रेन एक्चुअली इज giving you a support that can also be taken as an analogy of a pickup service कि ये drains आप जो हैं ये पिकअप कर रहे हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को जो कि इधर पहुंच रहे हैं, सही है। अब वो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो गई है कि every electron that just reaches this edge it gets swept
very quickly by this strong electric field. तो ये basically channel disconnect नहीं हुआ है. Channel की जो electric field है that was associated with this drain voltage here has become so strong कि यहाँ वो channel charge density को यहाँ पर जमा नहीं होने देता, टहलने नहीं देता यहाँ को, यहाँ के charges को, and it just sweeps them away very quickly. और यही काम था उसका. तो इस वजह से एक जो चैनल प्रोफाइल है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वो चेंज हो गई और हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से चार्ज खत्म हो गया. चार्ज खत्म नहीं है, इट इज जस्ट बीइंग स्वेप्ट और बीइंग ड्रेन्ड वेरी क्विकली. सही है. अब इसका इशू ये हुआ कि पहले जो आप जैसे जैसे VDS बढ़ाते जाते थे और ऑब्वियसली आपको करंट जो है उसके साथ लीनियरली ज्यादा मिलता चला जाता था. अब इस चैनल पिंच ऑफ की वजह से देयर इज नो मोर कंट्रीब्यूशन ऑफ चैनल चार्ज फ्रॉम द ड्रेन रीजन. सही है. वो खत्म हो गया. अब जो भी चार्ज आ रहा है वो आपके सोर्स से आ रहा है. सही है. सो यू जस्ट कांट कि आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू आप बढ़ा के आप करंट बढ़ा लें. सो यू कांट इंक्रीज करंट जस्ट बाय इंक्रीजिंग द ड्रेन एंड सोर्स वोल्टेज. तो ड्रेन एंड सोर्स वोल्टेज जितना करंट बढ़ा सकता था, बेसिकली हमने इसकी एनालॉजी इस तरीके से निकाली थी कि आपके पास 100 फैकल्टी मेंबर्स आपने लाने थे और आपको शुरू में 2 गाड़ियां थी, उसमें से 50 मिस हो जाते थे तो करंट कम आता था. इसी तरीके से आपने 10 गाड़ियां कर दी, लोग हो गए. अब आपने 200 गाड़ियां कर दी तो 100 फैकल्टी मेंबर लाने अब कोई फायदा नहीं है. मतलब आप 200 के बजाय आप जो है 600 गाड़ियां कर दें, लेकिन फैकल्टी मेंबर्स अब उनसे कम है गाड़ियों से, और अब आप फैकल्टी मेंबर्स की तादाद नहीं बढ़ा पाएंगे. बस वो जितने हैं उतने ही पहुंच पाएंगे. सो यू आर ओवर फैसिलिटेटिंग देम और उसका अब कोई फायदा नहीं है. सेम थिंग इज हैपनिंग हियर कि अब ड्रेन कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, सोर्स से जो आ रहा है वो आप कलेक्ट करें. तो अब आप बढ़ाते रहें इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे इससे ज्यादा मजीद जो है बेहतरी नहीं आने वाली. हालांकि ये बात कहकर मैं अगली बात ये भी कहूंगा कि दिस इज ऑल्सो अ लाई. दिस वॉज जस्ट अ फर्स्ट ऑर्डर बिहेवियर. सही. जिधर हमने कहा कि भाई आपका करंट जो है वो कांस्टेंट हो गया है एंड इट इज नॉट बीइंग अफेक्टेड बाय VDS. So this is first order behavior. What is happening in reality, उसको हम कहते हैं channel length modulation. सही है. So in reality something like this is happening. अब ये something like this क्या करेगा इधर यार? how do I remove this? What is this? मतलब ये तो कुछ आके ही बैठ गया. I don't know what is this on my screen. है तो ये इस पर ही. Okay, so let me perhaps redraw. Clear canvas. Clear करके भी कुछ पड़ा भैया. I don't know. There is something there. मैं चेक कर रहा हूँ सर, मैं इसको रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं करता हूँ. हाँ चलो देख लेंगे. सही है. तो ये अभी पहला सेशन ऐसे ही निकालते हैं क्योंकि इसमें भी टाइम निकल जाएगा, इससे पहले कि मुझे फिर कोई इधर उधर मीटिंग में बुला ले इस बहाने. सही है. सो लेट मी जस्ट ड्रॉ बिसाइड्स मतलब इन द एम्प्टी स्पेस. ठीक है. तो चैनल एंड मॉड्यूलेशन क्या है कि मैं यहाँ दोबारा से जरा आपके सामने मॉसफेट बनाता हूँ. सो देयर इज दिस सोर्स रीजन, there is this drain region, and the distance between them is something that we would like to call as L. इसको मुझे थोड़ा सा नीचे ले जाने दो वरना फिर बाद में चैनल बनाने में मसला हो जाएगा. So if I just draw it here, let me call this distance as L. कि भाई आपकी जो चैनल लेंथ है, यानी कि जो चैनल बनना है सोर्स से लेकर ड्रेन के बीच में, उसकी लेंथ है L. अब आपने कहा कि भाई आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया था कि यहाँ पर लगा दो VD, यहाँ पर लगा दो VS which is ground, और यहाँ पर तो ऑब्वियसली एक गेट वोल्टेज ऐसा लगा हुआ है जिसने कि यहाँ पर एक इन्वर्जन लेयर क्रिएट की हुई है. सही है. वो स्क्रीन से रिमूव तो हो गया. तो कौन था भाई? है
सर मैंने रिमूव कर दिया इसको, मेरे पास ऑप्शन आ रहा था तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। राइट, ओके गुड। सो अब क्या हुआ, आपने कहा यार मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ग्राफ में बताया था कि आप अब इस पॉइंट के बाद, दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, आप कितना भी वीडी बढ़ा लें करंट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब बेसिकली आपके जो फैकल्टी मेंबर्स थे वो आप उनको मतलब जितना फैसिलिटेट कर सकते थे उतना फैसिलिटेट कर सकते हैं, तो उससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, करंट नहीं बढ़ रहा था। तो पिछली दफ़ा मैंने तुम लोगों को एक चीज़ शायद घर पे स्टडी करने का कहा था, मैंने तुम लोगों को कहा था कि मीन फ्री पाथ, ये हमने खुद पढ़ लिया था या तुम लोगों को घर पे कहा था मैंने पढ़ने को? सो व्हाट इज मीन फ्री पाथ? चलो, because I just want to be quick in this class, तो ये कि मीन फ्री पाथ इज द पाथ जो कि इलेक्ट्रॉन्स जब एक जगह से शुरू होते हैं और ड्रिफ्ट करना शुरू करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मूव कर रहे हैं, तो अब कितना पाथ है जो वो कवर करते हैं विदाउट अ कोलिजन। अब कोलिजन क्यों है भाई? कोलिजन इसलिए है कि आपका इलेक्ट्रॉन तो जो है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन साहब इस डायरेक्शन में आंख बंद करके सीधा ट्रेवल कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप आए और यहाँ पर एक बैठा हुआ था एटम का न्यूक्लियस फॉर एग्जांपल, और उसके गिर्द यहाँ पर दूसरे उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है कोवेलेंट बॉन्ड शॉन्ड बनाए बैठे थे। ये सब आए, ये इन्होंने जाहिर है किसी एक्सपर्ट ड्राइवर की तरह ऊपर या नीचे से नहीं गुजरना, टकरा गए, टकरा के फिर बाउंस बैक हुए, बाउंस बैक होने के बाद भी नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आई, तो टकराए, बाउंस बैक हुए, थोड़े ऊपर नीचे हुए और फिर फाइनली इधर से आगे चले गए, फिर यहाँ आगे गए, फिर यहाँ एक कोई एटम बैठा हुआ था फिर उससे टकरा गए। सो द पाथ दिस गाय ट्रेवल्ड विदाउट अ कोलिजन, दिस इज नोन एज मीन फ्री पाथ। सही है। तो मीन फ्री पाथ में दो तीन चीजें होती हैं, एक तो लैटिस पर डिपेंड करता है कि लैटिस किस टाइप की है, कि एक एटम के बराबर में दूसरा एटम बैठा है, इधर न्यूक्लियस बैठा है, और बिल्कुल कंजेस्टेड किस्म की लैटिस है, तो जाहिर है मीन फ्री पाथ कम होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बार बार टकराते फिरेंगे। दूसरा क्या है कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया हुआ है, एक ही एटम था लेकिन वो टेम्परेचर की वजह से ब्राउनियन मोशन की वजह से ऊपर नीचे हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के चांसेस बढ़ गए कि वो इधर से गुजर रहा था लेकिन ये बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहा था ऐसे करके ऊपर नीचे, तो इलेक्ट्रॉन आप टकरा गए। तो टेम्परेचर की वजह से भी मीन फ्री पाथ पर इफेक्ट पड़ता है, वो कम हो जाता है। सही है। तो अब ये मीन फ्री पाथ है, जाहिर है यहाँ पर जब आप सोर्स से निकले हैं इलेक्ट्रॉन्स इस जगह से और यहाँ ड्रेन तक पहुंचना है, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि वो वैक्यूम में ट्रेवल कर रहे हैं, हम वैक्यूम ट्यूब्स बहुत पीछे छोड़ा है 100 साल पीछे। सही है। दे आर ट्रेवलिंग इनसाइड अ सॉलिड लैटिस, और इसी वजह से इसको हम सॉलिड स्टेट डिवाइस कहते हैं। उस सॉलिड लैटिस में जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर चैनल के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं तो एटम से टकराने का, दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने का सब सारा चांस जो है वो अपनी जगह मौजूद है। सही है। तो अब जितना लंबा आप इनको ट्रेवल कराएंगे, जितनी ज्यादा लेंथ होगी, चांसेस आर कि इलेक्ट्रॉन्स का अगर मीन फ्री पाथ उस लेंथ से छोटा है तो चांसेस आर कि इनका बार बार कोलिजन होगा और वो बार बार टकरा के उनकी मोबिलिटी हर्ट होगी और वो देर से पहुंचेंगे आपके ड्रेन टर्मिनल पे, और ड्रेन टर्मिनल पे आने के बाद जो है जाहिर है उधर ही आप जब पर यूनिट टाइम चार्ज काउंट करते हैं, सो दैट इज द थिंग दैट यू कॉल एज इलेक्ट्रॉनिक करंट। जब देर से पहुंचेंगे तो जाहिर करंट कम होगा। तो आपने कहा अच्छा यार, तो इसकी एनालॉजी ये है कि भाई मेरे घर जो पिकअप सर्विस आती थी वो मुझे मेरे घर से नहीं उठाती थी, वो मेरे घर से थोड़ा सा आगे एक रोड से, मेन रोड से मुझे पिकअप किया करती थी। अब क्या होता था कि मेरे घर से उस मेन रोड तक 10 मिनट का रास्ता था, तो वो पिकअप सर्विस आती थी, मैं कभी कभी 10 मिनट में रास्ते में किसी से कोलिजन हो गया तो मतलब बातचीत शुरू हो गई और आप देर से पहुंचे वहाँ, वो पिकअप सर्विस आपकी निकल गई, तो अगली पिकअप सर्विस में पहुंचे फिर आप, तो आप देर से पहुंचे इंस्टीट्यूट और यहाँ पर जो फैकल्टी करंट काउंट हो रहा था पहले आपके पहुंचने से पहले, वो फिर कम मिला। उसको आप क्या कर सकते हैं कि आप फैकल्टी की जो पिकअप सर्विस है अगर आप उसको बढ़ाना शुरू कर दें। ये कौन सी पिकअप सर्विस है भाई? आपने कहा मैं वीडी को बढ़ाऊंगा और बढ़ाऊंगा, तो ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वीडी से रेडिएट कर रही है सोर्स की तरफ, ड्रेन से रेडिएट कर रही है सोर्स की तरफ। तो जैसे जैसे आप वीडी को बढ़ाते जा रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती चली जा रही है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है? टू कलेक्ट इलेक्ट्रॉन्स। सही है। तो ये जो पिकअप सर्विस है ये स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही है,
और ये पिकअप सर्विस अब आपके घर के करीब आती चली आ रही है। तो पहले अगर 10 मिनट दूर थी आपके घर से तो अब 5 मिनट दूर रह गई। सो नाउ द चांसेस हैव इंक्रीज्ड कि आप बेसिकली उसी पिकअप सर्विस में पहुंचकर आप इंस्टीट्यूट पहुंच जाएं। सही है। तो इफेक्टिवली द चैनल गेट्स कन्वर्टेड इनटू समथिंग like this, and plus source and plus drain, then there is a gate here, right? So this was L. अब आप पूरा घर से निकल कर नहीं आ रहे, मतलब घर से निकल के तो आ रहे हैं ऑब्वियसली, अब आपको पूरा आगे मेन रोड तक नहीं जाना पड़ रहा। पिकअप सर्विस इज पिकिंग यू अप फ्रॉम दिस पॉइंट। सही है, मतलब ये यहीं पर आपके चैनल चार्ज डेंसिटी जो है वो जीरो हो गई। क्यों जीरो हो गई? क्योंकि आपकी पिकअप सर्विस इस जगह से निकलकर और इधर आपके पास आकर उसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट करी वो इतनी पावरफुल हो गई कि वो यहीं से स्वीप करके एकदम से जो है उठा के इधर ले जाती। सो नाउ इट जस्ट मेक श्योर कि जो चार्ज बस यहाँ तक पहुंचे, स्वैप स्वैप स्वैप। सही है। सो अब क्या हुआ इफेक्टिवली कि आपको ही नजर आ रहा है कि यार देयर इज दिस डेल्टा एल। अब तो मेरे चार्जेस को कम लेंथ ट्रेवल करना पड़ रही है, और जब कम लेंथ ट्रेवल करना पड़ रही है तो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्टिवेटिंग मीन फ्री पाथ वो थोड़ी सी कम हो रही है। तो इस वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ड्रेन पे पहुंच रहे हैं और मुझे ज्यादा करंट मिल रहा है। सही है। तो हम जो अभी तक ये डायग्राम बना के बैठे हुए थे कि द करंट बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, और उसके बाद वीडीएस कितना ही बढ़ाते रहो करंट नहीं चेंज होता। वी ऑल ऑफ अ सडन स्टार्टेड सीइंग समथिंग लाइक दिस कि नहीं भाई, थोड़ा थोड़ा करंट चेंज होता है, उतना लीनियर नहीं रहता। मतलब लीनियर रहता है, वी वुड सी कि अभी हम रिलेशनशिप भी डेवलप करेंगे, लेकिन उसका स्लोप चेंज हो जाता है। जैसे कि पहले यहाँ पर स्लोप ज्यादा था, अब यहाँ पर स्लोप थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन इट्स नॉट एज कांस्टेंट एज वी प्रिज्यूम्ड बिफोर। सो दिस इज चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होती है कि आप किसी चीज को चेंज कर दें। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होती है? आप एम्पलीट्यूड को चेंज कर दें किसी और चीज के थ्रू, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दें, फेज को चेंज कर दें। इधर हम क्या कर रहे हैं? चैनल लेंथ को चेंज कर रहे हैं। हाउ? बाय इंक्रीजिंग वीडी। तो हम चैनल लेंथ को छोटा कर देते हैं और उसके अंदर एक डेल्टा एल ले आते हैं। कहाँ गया भाई डेल्टा एल? हाँ, डेल्टा एल ले आते हैं विद द हेल्प ऑफ वीडीएस। सही है। तो अब वुड यू एग्री कि this thing is directly proportional to what? Any suggestion? एग्री तो चलो बाद में करते हैं, पहले तुम लोग खुद ही थोड़ा सा आइडिया लगाओ। डेल्टा एल ओवर एल क्या चीज क्या है ये वैसे? So change in length per unit original channel length. Yeah, so normalized change in length। सही है। एक तो होता है कि आप कहते हैं कि भाई चेंज इन लेंथ। अब कुछ एक साहब आते हैं वो कहते हैं कि भाई मैंने तो 1 मीटर चेंज कर दी लेंथ। सही है। अब आप उनसे ये नहीं पूछते कि यार 1 मीटर आउट ऑफ क्या 2 मीटर या 1 किलोमीटर। तो अगर 1 किलोमीटर से कभी, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, 1 किलोमीटर से 1 मीटर चेंज करके क्या करना किया? हाँ, 2 मीटर थे तो आपने उसमें से 1 मीटर चेंज किया, कुछ किया। सो वी हैव टू टॉक इन टर्म्स ऑफ नॉर्मलाइज लेंथ, ताकि हमें ये पता हो कि कितनी डेल्टा एल है वर्सेस व्हाट काइंड ऑफ एल। अगर आपने बहुत ही बड़ा एक एल चैनल लेंथ ले ली है और उसमें एक छोटा सा डेल्टा एल आता है, so obviously that's not going to have a large effect. So what do you think this would be directly proportional to? Drain voltage, क्योंकि उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड Yes, right. So this is, as we have been discussing, okay, this would be directly proportional to drain to source voltage, जिसकी ये सेंस बनती है। इसी की बेसिस पर हम पिकअप सर्विस और सारी बातें हम करते फिर रहे हैं, वो इसी की बेसिस पे करें। तो what do you think? How do we convert it into an equal sign here? So we introduce constant of proportionality. So yeah, so we introduce lambda here. What is lambda? Lambda is channel length modulation coefficient. सही है। अच्छा, इसको कभी शॉर्ट में लोग जो है चैनल लेंथ कोफिशिएंट भी कह जाते हैं, मॉड्यूलेशन हटा देते हैं।
So we just introduced a constant कि भाई channel length modulation. What do you think is the unit of lambda? Lambda का unit क्या होगा? अबे यार बड़ा सामने सिंपल है. How about Yes sir, inverse of voltage. ये तो वैसे ही यूनिटलेस है. सही है, इधर चला जाएगा वोल्टेज. सो इट्स इनवर्स ऑफ अ वोल्टेज. अब इनवर्स ऑफ अ वोल्टेज से ना हमें एक थोड़ा सा आइडिया आ रहा है. देखो मैं बार बार इस कोर्स में कह रहा हूँ कि हम मतलब मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट बनने के चक्कर में नहीं है. हम जो है ना जो भी एक्सप्रेशंस डिराइव करेंगे जरा इंट्यूशन से करेंगे, लेकिन हम ये देखेंगे कि भाई कौन सा फैक्टर कहाँ से आया है, किस प्रोसेस की वजह से आया है. वरना एक तरीका ये होता है कि आपने उस इक्वेशन देख ली है और आपने कहा बस ऐसा होता है, बस मतलब वैल्यूज रखो और जान छोड़ो. फिर आप मतलब बहुत इन डेप्थ डिजाइन नहीं कर सकते व्हेन यू डोंट नो कि कौन सा पैरामीटर कहाँ से आ रहा है. सो इफ आई जस्ट रिमाइंड यू ऑफ द करंट इक्वेशन, एक ट्रांसकंडक्टेंस पैरामीटर था, देन वी हैड डायमेंशंस. सही है, हमने कहा था भाई ज्योमेट्री जितनी बड़ी विड्थ है उतना करंट है, जितनी लेंथ है उतना करंट कम है, और जो कि अभी जो हम डिस्कस करें वो भी आर्गुमेंट था. इफ आई गो फॉर इक्वेशन इन सैचुरेशन, वो मैं आपसे पूछूंगा अभी थोड़ी देर में कि सैचुरेशन की कंडीशन क्या होती है. वो द करंट इक्वेशन इज समथिंग लाइक दिस. सही है, सैचुरेशन में इक्वेशन क्या हुआ करती थी भाई, ये कांस्टेंट हो जाता था एंड इट यूज्ड टू टर्न इनटू अ स्ट्रेट लाइन हियर लाइक दिस. सही है. अब हमने इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड करना है. इस इक्वेशन में तो VDS है ही, तो अब वो तो जो एक्स्ट्रा पैरामीटर है वो तो VDS से आ रहा है, और अब हमें we also have a unitless term. तो what we can do is कि we can just have a simple coefficient or factor added here कि अगर हम ऐसे कर दें. So this is your normalized length. सही है, 1 plus a small unitless factor. सही है, वो वोल्टेज इनवर्स है, उसके साथ VDS को मल्टीप्लाई कर दिया, तो स्मॉल बूस्टिंग फैक्टर जो कि हमें ये बताएगा कि भाई मेरी नॉर्मलाइज लेंथ कम कितनी हुई है. जितनी नॉर्मलाइज लेंथ कम हुई है उतना ही आपने बेसिकली बूस्ट कर दिया. आपकी अगर लेंथ हाफ हो गई थी तो आप 1.5 टाइम्स फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं करंट को. इसी तरीके से अगर और कुछ हो गया था और इस तरीके से आप चल रहे हैं, तो मतलब आप सिंपल एक इंट्यूशन की बेसिस पर आपने कहा यार मेरी आपने चैनल लेंथ ही आप कर दी, तो अब मेरा करंट जो है वो 1.5 टाइम्स, मतलब उसमें 50% इंक्रीज आ गई क्योंकि दे जस्ट हैव टू ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस, तो वो मीन फ्री पाथ आधा हो गया. सो जस्ट गोइंग फ्रॉम दैट लॉजिक. सही है. अच्छा, क्या कंडीशन होती थी भाई फॉर अ ट्रांजिस्टर टू बी इन सैचुरेशन? VDS should be greater than V overdrive. हाँ, तो एक V overdrive होता है और एक VDS होता है. सो V overdrive छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, VDS बड़ा होना चाहिए. राइट. सो VDS इज लार्जर. VDS जब बड़ा होता है तभी चैनल पिंच ऑफ होता है. सही है. तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें मैं अगर दिखाऊं कि छोटे छोटे VDS वाली रेंजेस जो हैं, जो कि यहाँ हैं, इधर चैनल पिंच ऑफ हुआ ही नहीं है. चैनल पिंच ऑफ किधर हुआ है? जिधर के आपके VDS V overdrive से बड़ा है या बराबर है. So this point you might remember, this point was equal to VGS minus VTH. कि जब आपका VDS बराबर हो गया V overdrive के, this is where the pinch off actually occurred. सही है. तो हमने एक सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट इंक्लूड कर लिया कि अगर हम कहते हैं कि भाई कि मेरी जरा सैचुरेशन की इक्वेशन तो बताना, then you just go for a first order simplistic design. तो आप कहते हैं यार ये बस ये है, overdrive square law, transconductance parameter, dimensions, etc. That's end of the story. However, in realistic designs ये channel line modulation factor जो है is a big issue. Big issue कहाँ है? Big issue ये है कि फर्स्ट करें आपने constant current source बनानी थी. सही है. और उसका लैम्डा आपने
बहुत बड़ा रख दिया। लैम्डा आप बड़ा कैसे रख सकते हैं? लैम्डा किस चीज से आ रहा है? सो समथिंग लाइक दिस, कि कितनी डेल्टा एल क्रिएट होती है कितने एल पर एज अ फंक्शन ऑफ VDS। सही है, यही है ना लैम्डा, 1 over VDS एंड देन डेल्टा एल ओवर एल। ठीक है, तो आपने यही कहा कि भाई मैं इतना VDS देता हूँ, इतना डेल्टा एल आता है इस VDS पर ओवर दिस टोटल एल। तो अगर अब ये एल जो है ना, डेल्टा एल तो आपके हाथ में नहीं है, दिस डिपेंड्स ऑन के इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, मटेरियल क्या है, डाइलेक्ट्रिक क्या है, लैटिस की प्रोफाइल क्या है, ये आपके हाथ में। दिस इज अ डिजाइनर्स पैरामीटर। अभी हम थोड़ी देर में इसके अंदर डिजाइनर पैरामीटर वगैरह भी हाईलाइट करते हैं इक्वेशन के अंदर। पिछली दफा इक्वेशन पे ही खत्म हो गए थे, लेक्चर खत्म हो गया था, तो अभी हम वो भी हम इसमें करते हैं। तो आपने कहा कि भाई आपने ना डिवाइस की लेंथ बहुत छोटी रख दी अपने ट्रांजिस्टर की, आपने लेंथ छोटी रखी। जब डेल्टा एल आया तो फॉर एग्जांपल आपने कहा कि भाई 1 माइक्रो रख दी, डेल्टा एल हमेशा आता था फॉर एग्जांपल 0.5 माइक्रो का। अब वो 1 माइक्रो के लिहाज से इट्स 50% चेंज, 50% चेंज आई, तो अब आपका लैम्डा इज लार्ज, इट्स 0.5। सही है, सो इट्स अ बैड डिजाइन if you wanted to have a constant current because you're building a current source। सही है, for a current source what you would like कि आपका L ज्यादा हो। अब डेल्टा L फर्ज करें वही वाली बात कि 0.5 माइक्रो होता था, और अब आपने L रखा है 10 माइक्रो फॉर एग्जाम्पल, सही, और ये 0.5 माइक्रो होता था। so now it's just a 5% change। अब आपका लैम्डा क्या है? लैम्डा है आपका 0.05। सही है, तो अब जो आपका करंट है वो बिकॉज ऑफ VDS it does not change much, so this is a good current source। करंट सोर्स यही कहती है आपसे कि भाई मेरे गेट वोल्टेज चेंज करते हो, मैं करंट तो नहीं चेंज होने दूंगा। सही है, सो दिस इज अ गुड करंट सोर्स एंड बिलीव मी, मतलब एनालॉग के अंदर in every circuit you're going to need a current source। सही है, तो you have to design length of those current sources transistors properly, वरना आपका चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन ज्यादा होगा और फिर आपका करंट चेंज होता रहेगा बिकॉज ऑफ द वोल्टेजेस अक्रॉस द करंट सोर्सेस। सही है, सो दिस इज वन ऑफ द लेट्स से सेकंड ऑर्डर इफेक्ट, जिसको कि हमने यहाँ पर नाम दिया था चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। सही है, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन में चैनल लेंथ हमने कम कर दी VDS की मदद से, एंड देन वी केम अप विद दिस एक्सप्रेशन। ओके फाइन। So the other second order effect that we are interested in is body effect। अच्छा, मैंने तुम लोगों को थोड़ा सा थ्रेशोल्ड भी पढ़ के आने को कहा था। लेट्स सी कि हम वो उस पर बात कर सकते हैं कि नहीं, वो वाले एंगल से, टेम्परेचर्स वगैरह के एंगल से। जो दूसरा एंगल है वो तो अभी टच होने ही वाला है, जो उसके बाकी इसमें। ओके, सो जस्ट लेट मी बिफोर आई अगेन फॉरगेट कि इस इक्वेशन में डिजाइनर्स पैरामीटर्स कौन से और प्रोसेस पैरामीटर्स कौन से। प्रोसेस पैरामीटर जो है ना, ये जो जिसपे मैं वायर बना रहा हूँ, दिस इज प्रोसेस पैरामीटर, ये आपके हाथ में नहीं है। सही है, ये प्रोसेस ने आपको कहा कि मेरे प्रोसेस में ट्रांसकंडक्टेंस पैरामीटर ये है, बस यही है, बस आपने इस पे गुजारा करना है। थ्रेशोल्ड आपके हाथ में नहीं है, उस प्रोसेस ने कहा भाई इस वोल्टेज के बाद इन्वर्जन लेयर बनती है, बस बनती है, आपने करना है। सही है, व्हाट आर डिजाइनर्स पैरामीटर्स? W, ये आपने डिसाइड करना है कितनी चौड़ी डिवाइस रखनी है, ये आपने डिसाइड करना है कि चैनल लेंथ क्या रखनी है, ये आपने डिसाइड करना है कि गेट सोर्स वोल्टेज क्या देना है, ये आपने डिसाइड करना है कि VDS क्या रखना है आपने, ये आपने डिसाइड किया है बाय डिफाइनिंग द लेंथ ऑफ योर डिवाइस कि आपका चैनल लेंथ कोफिशिएंट क्या होगा। So the circle things are designers parameter and then there are process parameters। Process parameters से आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, थोड़ा छोटा मोटा एडवांस लेवल पर obviously you can affect them, लेकिन at the start of the design you typically consider them as a fixed constraint। बाकी चीजों से आप फिर काबू करते हैं
जो भी करंट आपको घूम फिर कर चाहिए। सही है, तो ये चलो एक चीज थी दैट वाज मिस लास्ट टाइम। अच्छा, बॉडी इफेक्ट क्या है? बॉडी इफेक्ट ये है कि अभी तक हमने ही कहा कि भाई साहब ये प्रोसेस पैरामीटर है और ये कांस्टेंट है। सही है, ये था हमारा पुराना पर्सपेक्टिव। अब हम ये देखेंगे कि देयर आर थिंग्स इनसाइड द सर्किट दैट इज गोइंग टू अफेक्ट दिस वोल्टेज एज वेल। इसके लिए हमें थोड़ा सा उल्टा वोल्टेज अप्लाई करके समझना पड़ता है। दैट्स अ बिट इजियर, लेट मी ट्राई। सो अगेन एन चैनल MOSFET, source, drain. Source is connected to ground. Again, drain here, and again. अब मैं ये सिंगल बना रहा हूँ इधर गेट, बार बार मैं इंसुलेटर और पॉली सिलिकॉन को अलग अलग नहीं दिखा रहा। सही है, VG फाइन। तो अब भाई गेम हमारा सारा स्टार्ट होता था, एंड ऑब्वियसली द होल थिंग इज इनसाइड इन अ टब there is your P substrate, low dop P substrate, जो कि in general हम कहाँ कनेक्ट करते थे? the lowest potential, उसको ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया करते थे। फिर क्या होता था? हम VG बढ़ाते थे, थ्रेशोल्ड से ऊपर ले जाते थे, और फाइनली जो है हमारा इन्वर्जन लेयर बन जाया करता था। जस्ट फॉर अ मोमेंट आप अज्यूम करें कि P सबस्ट्रेट किसी नेगेटिव वोल्टेज पे कनेक्टेड है। Let me call this minus V subs. सही है। अब क्या हुआ? ये V subs जो है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात कर रहे हैं कि VG जो है ना वो 0 है, अभी हमने यहाँ बढ़ाना शुरू ही नहीं किया, ये सब नेगेटिव है। So already there is an electric field in this direction. ये इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हालांकि यहाँ 0 है, लेकिन this electric field is there because this guy is negative. ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जो होल्स बैठे हुए हैं ना इस चैनल में, उनको कहाँ बुला रही है? उनको अपनी तरफ बुला रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं होल्स। ये मैंने आपको कहा था कि आपने जबानी याद कर लेना है कि होल्स किधर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जाते हैं। सही है, इनको ये अपनी तरफ बुला रही है। सो ये काम हम किया करते थे। हम क्या किया करते थे कि यहाँ पर देयर यूज्ड टू बी अ स्मॉल डिप्लीशन रीजन। वो क्यों होता था? वो तो जंक्शन की वजह से होता था, डिफ्यूजन रिकॉम्बिनेशन बिटवीन N and P, वो इस वजह से हुआ करता था। देयर यूज्ड टू बी अ डिप्लीशन रीजन हियर, वो भी किस वजह से होता था भाई? NP डिफ्यूजन रिकॉम्बिनेशन डिप्लीशन रीजन। यहाँ पर हम एक डिप्लीशन रीजन अचीव कर लिया करते थे जिसमें कि P नहीं होता था। वो कैसे हम अचीव करते थे? हम इस तरीके से अचीव करते थे कि हम यहाँ पर VG देते थे ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 देते थे तो वो होल्स को पुश करता था। अभी तो हमने ग्रेटर देन 0 दिए नहीं है, अभी तो हमने इक्वल टू 0 दिया है, वो बेचारे पहले ही वहां से गायब हो गए क्योंकि यहाँ नेगेटिव है। अच्छा, जब होल्स चले जाया करते थे तो यहाँ पर पीछे कौन रह जाता था? ये कौन रह जाता था भाई? इमोबाइल आयंस। इमोबाइल आयंस रह जाया करते थे। ये इमोबाइल आयंस थे जो कि एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करते थे। नाउ देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड हियर इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करते थे किसके लिए? इन होल्स के लिए, सॉरी इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो N+ में बैठे हुए हैं। वो इनको कहते थे यार इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो तुम जाओ चलो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि अपनी जगह पे बैठे रहो, इधर नहीं आना। इस रिपल्सिव फोर्स को हम ओवरकम किया करते थे बाय इंक्रीजिंग VG अबव थ्रेशोल्ड। जब अबव थ्रेशोल्ड जाते थे तो ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड थी ये इतनी ज्यादा हो जाती थी कि इस छोटी सी नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड से जीत जाती थी, और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस चैनल में आ जाते थे। सही है। अब आपने एक मसला कर दिया। आपने क्या मसला करा कि VG की वजह से जो नेगेटिव चार्ज एक्सपोज होता था वो तो होता ही था, वो पहले इसकी वजह से कुछ और नेगेटिव चार्ज भी एक्सपोज हुआ बैठा है। तो अब जो नेगेटिव चार्ज धक्का दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स को कि नहीं आओ चैनल में, वो ज्यादा है। सो नाउ दिस थिंग इज डबल्ड और इंक्रीज, मतलब नॉट रियली डबल्ड इन मैग्नीट्यूड, आई एम जस्ट मतलब वो कह रहा हूँ, क्वालिटेटिवली कह रहा हूँ कि दो चीजें मिलकर, एक ये वाला वोल्टेज और एक ये वाला वोल्टेज मिलकर यहाँ पर नेगेटिव आयंस को एक्सपोज कर रहे हैं। अब जो रिपल्सिव फोर्स है वो जाहिर है ज्यादा है। अब आपको जाहिर है कि ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करनी पड़ेगी if you want to pull these electrons out of source and if you want them to appear here। इसका क्या मतलब वो आम अल्फाज में कि क्या बढ़ गया?
threshold just went up. पहले आपको कम इलेक्ट्रिक फील्ड से कम थ्रेशोल्ड वोल्टेज से गुजारा हो जाया करता था, क्योंकि कम इमोबाइल रिपल्सिव चार्ज एक्सपोज हुआ था नीचे, तो आपको ज्यादा जोर का धक्का नहीं मारना पड़ता था और कम वोल्टेज से उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाया करती थी कि जो कि वो इलेक्ट्रॉन्स को बुला लिया करती थी चैनल में। अब की दफा ज्यादा चार्ज एक्सपोज हुआ है, सही है, तो अब आपको ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को चैनल में बुलाने के लिए, सही है। अच्छा, इस चीज को हम क्यों इतना, मतलब हम अगर बाइपोलर डिजाइन नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल नॉट बाइपोलर ट्रांजिस्टर की बात नहीं कर रहा मैं, बाइपोलर डिजाइन फ्रॉम वोल्टेज पोलैरिटी की बात कर रहा हूँ, कि अगर हम मॉसफेट के सर्किट ज्यादातर हम कैसे चलाते हैं, लोवेस्ट वोल्टेज होता है 0 और ऊपर होता है कुछ, चलो 1 से लेकर समथिंग लाइक 5 वोल्ट्स, ठीक है। तो हम बाइपोलर नेगेटिव वोल्टेज है ही नहीं, तो हम यहाँ नेगेटिव की क्यों टेंशन ले रहे हैं भाई, मतलब फालतू में, हम जब है ही नहीं, 0 ही है लोएस्ट पोटेंशियल। तो इट्स नॉट लाइक दिस। अगर आप ऐसे देखें, दिस इज नेगेटिव इन रेफरेंस टू सोर्स, इफ यू लुक एट इट कि दिस इज बिलो सोर्स, तो अगर आपका सबस्ट्रेट सोर्स से नीचे चला गया तो तब इशू आपके पास बॉडी इफेक्ट आने खड़ा हो जाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास NMOS का, एंड दिस इज अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट, NMOS के 3 टर्मिनल्स हैं, बल्क हम दिखाते ही नहीं है या सबस्ट्रेट हम दिखाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि NMOS का सबस्ट्रेट जो है ना इज ऑलवेज ग्राउंडेड। क्यों भाई, क्यों ऑलवेज ग्राउंडेड? क्योंकि ये जो NMOS का सबस्ट्रेट है, there is the P substrate, this is the global P substrate of your IC, this is the global substrate, सही है। तो इसी सबस्ट्रेट के अंदर हजारों NMOS बने पड़े हैं, अगला NMOS इधर आगे कहीं पड़ा हुआ है, अगला इधर कहीं पड़ा हुआ है, इसी सबस्ट्रेट के अंदर, सही है। सो दिस इज अ सिंगल सबस्ट्रेट ऑफ द चिप विच इज कनेक्टेड टू ग्राउंड ऑलवेज। अब इसकी वजह से क्या मसला होता है, फर्ज करो आपने यहाँ लगा दिया अब एक और इसके ऊपर NMOS लगा दिया, इस NMOS के ऊपर, फर्ज करें जनाब ये सोर्स तो ग्राउंड पे थी, यहाँ से सबस्ट्रेट और सोर्स के बीच में क्या वोल्टेज बना, लेट मी कॉल इट VSB, वो तो 0 बना। एंड इफ आई डिफाइन दिस, यहाँ पर सबस्ट्रेट, क्योंकि अगेन इट्स NMOS का ग्लोबल सबस्ट्रेट है एंड इट्स ऑलवेज ग्राउंडेड, लेकिन सोर्स तो नहीं ना अब ग्राउंडेड, सोर्स तो इज अबव ग्राउंड, इट इज ग्राउंड यहाँ था, तो दिस इज ऑब्वियसली हायर देन ग्राउंड। सो नाउ VSB इज नॉट 0, दिस इज अबव 0। अब जरा इधर आओ तो इसको देखो कि VS 0 था और ये नेगेटिव था, इसका मतलब यही था कि VS माइनस VB सबस्ट्रेट, अच्छा सबस्ट्रेट को अभी हम बल्क कहना शुरू हो गए एकदम से, तो उसको B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वॉज अबव 0। दिखाया हमने नेगेटिव इसलिए था कि जरा एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है, कि नेगेटिव चार्ज वगैरह को खींच रहा है, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ऊपर में 0 के बजाय कुछ 1 दूं और नीचे कहूँगी जनाब ज्यादा रिलेटिवली सोर्स से नीचे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नेगेटिव से जरा समझाना आसान हो जाता है। तो ऑल ऑफ अ सडन आई रियलाइज्ड कि भाई अगर मैंने VSB नॉन 0 हुआ मेरी डिवाइस का, तो मुझे तो ये डिवाइस, इसका इफ आई कॉल दिस डिवाइस 2, इफ आई कॉल दिस डिवाइस 1, then the threshold of device 2 would be larger than threshold of device 1. अब आप इसको कोई VGS देके बैठे हैं, VGS1, इसको कोई VGS2 देकर बैठे हैं, दोनों को आपने बराबर कर दिया, अब ये तो खुल गई डिवाइस, ये नहीं खुल रही, तो आपने ये कंसीडर ही नहीं करा कि आपका थ्रेशोल्ड जो है डिवाइस 2 का वो बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ बॉडी इफेक्ट। हमने इसको बॉडी इफेक्ट का नाम दिया था। अच्छा, ये सबस्ट्रेट के 2-3 नाम है, सही है, सबस्ट्रेट को कोई बल्क कहता है, कोई बॉडी भी कहता है, सही है। तो इस सेकंड ऑर्डर इफेक्ट में वी कॉल इट बॉडी इफेक्ट के तौर पर। बॉडी इफेक्ट क्या है कि बॉडी का जो वोल्टेज है दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू VTH नॉट। VTH नॉट क्या है? VTH नॉट है जबकि आपका VSB 0 है, प्लस gamma VSB. What the hell is gamma? Gamma is a non-linear function जो आप घर जाएंगे और सेल्फ स्टडी करेंगे
कि गैमा किस टाइप का नॉन लीनियर फंक्शन है. सो इट इज बेसिकली समथिंग लाइक दिस कि आपका जितना ज़्यादा सोर्स और बल्क वोल्टेज होगा उसका डिफरेंस होगा, उतना ज़्यादा चेंजेस आपकी आएंगी थ्रेशोल्ड में. एंड अनफॉर्चुनेटली ओके, ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया. सो दिस इज हियर अ फंक्शन ऑफ VSB एंड दिस फंक्शन हियर इज अ नॉन लीनियर फंक्शन. सही है. अब नॉन लीनियरिटी जो है ना, थोड़ा सा ना फिर अगेन इट्स अ ट्रिकी थिंग फॉर इंजीनियर्स. फॉर एग्जांपल चलो मैं तुम लोगों से पूछता हूँ. सो y is equal to kx, तो we have to understand नॉन लीनियरिटी है. आपका एक सिस्टम है भाई, उसकी इनपुट है x, उसकी आउटपुट है y. सही है. सो इसके अंदर कोई ऑफसेट नहीं है. देयर इज नो ऑफसेट फॉर नाउ. मतलब हम इसको k0 plus kx भी कर सकते थे, लेकिन फॉर सिंपलिसिटी व्हाट डू यू थिंक, इज दिस अ लीनियर सिस्टम? यस सर. क्यों? अगर मैं k की वैल्यू तुम्हें पता हुए बगैर कैन यू मतलब इट्स अ कांस्टेंट, k इज अ कांस्टेंट, लेकिन इसकी Yes, sir. वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, तो क्या उससे नॉन लीनियर तो नहीं हो जाएगा? सर बेसिकली इसकी तरह है v इक्वल्स टू आई आर, जिस तरीके से ओम्स लॉ होता है, तो बिल्कुल वो भी इसी उस पे बेस्ड है, इस वो तो तुम रिलेशनशिप पे. कोई ये तो तुम कोई वो जब कर रहे हो, x इंक्रीज करूंगा तो y इंक्रीज करेगा फॉर गिवन ट्रेन k. मैचिंग कर रहे हो कि वो v इक्वल टू आई आर होता है, y इक्वल टू kx. देखो इनपुट लीनियरिटी comes from a couple of things. पहले तो ये कि आपकी इनपुट के साथ क्या रिलेशनशिप है. सो इनपुट की पावर 1 पे डिपेंडेंट है आप. सही है. पहले तो लीनियरिटी ये हो गई. अगला सवाल आप ये पूछते हैं कि ये क्या चीज है यार. आप कहते हैं भाई ये मेरे सिस्टम का एक कांस्टेंट है जिसको आम अल्फाज में गेन भी कहा जाता है. कहते हैं ये मेरे सिस्टम का गेन है. एनालॉग के अंदर तो दिस इज हाउ यू टॉक के मेरे एम्पलीफायर का गेन ये है वो है. डिजिटल में यू डोंट टॉक अबाउट सच थिंग्स, लेकिन डिजिटल में भी when you go to higher frequencies and when you're talking about transitions of the signals, so you always talk about such things. खैर, तो आप कहते हैं भाई गेन आपका कांस्टेंट है. आप कहते हैं बिल्कुल जनाब, फ्लैट बैंड गेन है, कांस्टेंट है, ये है वो. आपने कह दिया भाई अब तो मुझे आई एम डैम श्योर पावर 1 पे डिपेंडेंट है इनपुट की, एंड दिस गाय इज कांस्टेंट. ओके फाइन. अच्छा, लीनियरिटी नॉन लीनियरिटी का नुकसान और फायदा क्या होता है? तो पहले तो लीनियरिटी का फायदा देख लेते हैं. लीनियरिटी का फायदा ये है कि फर्ज करें मैं एक बना रहा हूँ. ऑडियो बैंड कहाँ से कहाँ होता है भाई? इंसानी आवाज का जो हमें सुनाई देती है 20 हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज. मर्दाना आवाज कहीं यहाँ बैठी है 700 हर्ट्ज. सही है. सो देयर इज अ पीक है. ये मैंने क्या बनाया है, ये अभी पीक यार ऐसी टेढ़ी नहीं होती है. सही है, सीधी होती है. ये दिस इज मी. मैं दोबारा सीधा करूंगा, आई एम श्योर के और टेढ़ा कर दूंगा, लेकिन लेट मी गिव इट अ ट्राई. वाओ, सीडी पीक बना ली मैंने. गुड, दिस इज प्रोग्रेस. तो ये क्या लिखा है यार मैंने? वन ऑफ द मोस्ट फेमस थिंग्स जो कि इंजीनियर्स बहुत ज्यादा, तुम लोग अंडरग्रेड में बहुत पढ़ चुके हो उसको. अच्छा, ये क्या बनाया हुआ क्या है मैंने? तो इस एक्सिस पे क्या है? एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी 700 हर्ट्ज की साइनसोइडल की आवाज का एक पल्स आना, ये क्या है? FFT नहीं लग रहा है ये. FFT क्या प्लॉट करता है? स्पेक्ट्रल डेंसिटी. यस, सो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी. तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी बेसिकली FFT प्लॉट होता कैसे? एनी आइडिया? FFT का जो टूल जो कि FFT को मशीन के अंदर कैलकुलेट करता है उसको, या वो मेथड, उसको क्या कहते हैं? DFT. क्या करता है DFT? हाउ डज इट प्लॉट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ एनी सिग्नल? चलो ये थोड़ा देख कर आना, बिकॉज दीज आर सर्टेन बेसिक्स दैट आर वेरी क्रिटिकल. वो क्या करता है, एक हर्ट्ज की ना बिन बनाता है, 1 हर्ट्ज बिन. सिग्नल के साथ उसका क्या करता है, कुछ करता है, जाके देखना.
ये उस ऑपरेशन के लिए ये वाला मतलब ऑपरेटर भी यूज होता है। उसको एक एक हर्ट्ज की बिन के साथ फिल्टर के फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को फिल्टर करता है और उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की जितनी पावर होती है, सही है, उसको प्लॉट करता चला जाता है। 700 पे कितनी है, 701 पे कितनी है, 2 पे कितनी है, 3 पे कितनी है, एंड देन इट गिव्स यू अ स्वीपिंग कर्व वर्सेस फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल बस एक 700 हर्ट्ज की आवाज थी, साइनोसोडल थी। साइनोसोडल का जो FFT होता है, इट्स अ सिंगल पल्स इन फ्रीक्वेंसी डोमेन एट दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, सही है। तो ये हो गया। अच्छा, अब जब लीनियर सिस्टम है ना, लीनियर सिस्टम ने क्या किया, ये फ्रीक्वेंसी आई, इस फ्रीक्वेंसी को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा और आउटपुट पे रख दिया। सो दिस वाज योर इनपुट। आपके सिस्टम ने इसको यहीं बिल्कुल हिलाए बगैर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके आउटपुट पे रख दिया। सो दिस इज एन एम्पलीफायर। पावर बढ़ा दी उसकी, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल वहीं रही। सो दिस वाज अ साइन वेव, सही है। ये याद रखो जरा, थोड़ी सी तुम लोगों को शायद ट्रिग्नोमेट्री भी याद है। फर्ज करो कि यहाँ पर देयर वाज अनदर थिंग, K2 x स्क्वायर, सही है। सो पहले तो ये बात हो जाए, डू यू थिंक नाउ द सिस्टम इज नॉन लीनियर? Yes, sir. System is now non-linear. हाँ, if K2 is significant, मतलब then this x power 2 would have a significant impact on value of y, सही है। तो फर्स्ट करोगे x जो था, x तो ये था, इनपुट जो जा रही है वो एक मर्दाना आवाज जा रही है 700 किलोहर्ट्ज साइन वेव। यहाँ से तो वही 700 किलोहर्ट्ज निकल आया। इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने साइन का स्क्वायर कर दिया जाहिर। क्या करे, वो एक्स स्क्वायर लिखा है। साइन के स्क्वायर के मुख्तलिफ फॉर्मूले हैं जो फिर किस चीज में कन्वर्ट कर देते हैं, साइन टू ओमेगा। वो फॉर्मूले पूरे तुम देख लेना, साइन कॉस टू ओमेगा, ये वो मल्टीप्लाई डिवाइड वॉट एवर, सही है। Yes, sir. Again, Trigonometry वाले. yes, exactly. The frequency gets doubled. A frequency gets doubled, then it gets multiplied with Q2. 700 की डबल फ्रीक्वेंसी क्या हुई भाई, 1.4 किलोहर्ट्ज। 1.4 किलोहर्ट्ज पे किसकी आवाज होती है, खातून की। अब आप फोन कर रहे थे और आपकी आवाज के साथ एक खातून की आवाज भी जा रही थी, सही है। अब आप घर जाके एक्सप्लेन कर लिएगा कि मैं तो अकेला था, कोई खातून नहीं, सही है। तो ये सिस्टम आपकी जान का खतरा साबित हो सकता है। हालांकि उस सिस्टम ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। एक सेकंड ऑर्डर टर्म ऐड करी है आपके लिए और आपको ये उसने कहा कि मतलब आप मुझे इनपुट दें। उस सेकंड ऑर्डर से उसने एक नई टाइप की जो है सिग्नल जनरेट करके आपके स्पेक्ट्रम में ऐड करके आगे फेंक दिया, उठा के। सो दिस इज प्रीटी डेंजरस। तो ये तो आपका कसूर था ना यार, आपने सिस्टम बनाया क्यों ऐसा कि एक्स स्क्वायर उसके अंदर हो। तो सीधी सी बात है, लोग ये कहेंगे कि तुम खुद बेवकूफ हो, एक्स स्क्वायर लिए बैठे हो। तो चलो मैं नहीं लेकर बैठता एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं कसम खा रहा हूँ बस यही है भाई, y इज इक्वल टू के एक्स। और अब तो जाहिर है सवाल ही नहीं पैदा होता नॉन लीनियर आउटपुट आने का, until k becomes a function of x। अब सबसे सिंपल फंक्शन ऑफ x क्या होता है, 1 प्लस एक्स कह लो। तो अगर मैं k की जगह 1 प्लस एक्स रखता हूं, फिर वही मुसीबत आ गई वापस। तो आपका जो सिस्टम का गेन था, नाउ इज नॉट कांस्टेंट एनीमोर, इट इज चेंजिंग विद व्हाट, इट चेंजेस विद इनपुट। ये कैसा सिस्टम है यार, ये प्रैक्टिकल सिस्टम है भाई, हर सिस्टम यही करता है, सही है। सो व्हाट इज दिस, अभी हमने देखा कि इसका थ्रेशोल्ड जो है इस डिवाइस का, सेकंड डिवाइस का, कैन चेंज बिकॉज ऑफ इट्स VSB। इसका बल्ब तो ग्राउंड हुआ है। यहाँ पर वोल्टेजेस जैसे 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 ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहे हैं, क्योंकि ये आपका आउटपुट नोड है। फर्स्ट करें भाई, आउटपुट आउटपुट आउटपुट, वो ये वाली नोड भी उसको फॉलो कर रही है। अब जब ये नोड डिस्को कर रही है तो इसके साथ इसका थ्रेशोल्ड भी डिस्को कर रहा है। अब जब थ्रेशोल्ड डिस्को कर रहा है, आई होप कि करंट इक्वेशन मैंने लिखी थी, हाँ ये रही आपकी करंट इक्वेशन। अब थ्रेशोल्ड साहब ऐसे 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 चेंज हो रहे, सही है। ये फिक्स था, फर्स्ट करें ये साहब जो है वो चेंज, वेल लेट्स अज्यूम कि ये भी फिक्स है। अब ये तो इसकी वजह से करंट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होना शुरू हो गया।
जब करंट ऊपर नीचे होना शुरू हो गया तो फर्ज करें आप इस सिस्टम की एक आउटपुट देते थे, क्या आउटपुट देते थे आप? ऊपर एक बस यहाँ रजिस्टर लगा देते थे, तो ये जो करंट इससे फ्लो किया करता था वो इस आर से मल्टीप्लाई होकर आउटपुट पे आता था, सही है। तो अब वैसे क्या होना था, आपका जो आउटपुट था वो इट वाज सपोज टू बी अज्यूमिंग कि मैं यहाँ पर एक इनपुट देता हूँ, सही है, 700 हर्ट्ज की इनपुट है ये, वो मर्दाना आवाज है, और इसकी वजह से कुछ करंट चेंज होता है जो कि आउटपुट में मुझे नजर आता है। यहाँ जब वो इनपुट यहाँ पर जब ये नोड मूव करती है तो ये नोड भी मूव करती है, वो हम देखेंगे आगे एम्पलीफायर्स में कि क्यों करती है, कैसे करती है। फॉर नाउ जस्ट बिलीव मी कि हाँ ये भी करती है। जब ये करती है तो फिर ये होता है कि थ्रेशोल्ड जो है वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप के थ्रू, नॉन लीनियर लिखा है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप के थ्रू चेंज होता है, और नॉन लीनियर रिलेशनशिप कैन बी स्क्वायर, कैन बी स्क्वायर रूट और व्हाटएवर। तो नाउ योर करंट is changing, VGS से तो चेंज हो ही रहा था लीनियरली, लेकिन इससे भी उठ के अब चेंज होने लग गया। सो नाउ योर सिस्टम इज नॉन लीनियर, योर सिस्टम्स रेस्पॉन्स और द सिस्टम्स गेन, एक्चुअली दिस K is not constant anymore, it is a function of X। function of X कैसे? function of X ऐसे है कि आपने यहाँ X छोटा सा दिया, बिल्कुल छोटा सा दिया, तो ये बिल्कुल छोटा सा हिला, जब ये छोटा सा हिला तो थ्रेशोल्ड कांस्टेंट रहा, जितना भी था वो हिला ही नहीं ज्यादा। ये आपने उठा के ये बहुत बड़ा X दे दिया, जब X बड़ा दे दिया तो आपका जो यहाँ पर थ्रेशोल्ड भी ज्यादा हुआ। तो नाउ इट्स अ फंक्शन ऑफ इनपुट एंड दैट इज नॉट अ गुड सिस्टम कि जिसका जो रेस्पॉन्स है वो इनपुट के साथ हिलता रहे। तो इनपुट के साथ हिलने वाले सिस्टम को क्या कहते हैं? नॉन लीनियर सिस्टम की एक दूसरी पहचान जो है वो मैं आपको चलो यहाँ पे भी पूछ लेता हूँ। सो दिस इज X एंड दिस इज Y। सो क्या ये सिस्टम लीनियर है? मतलब मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है, टेढ़ी मेढ़ी हो गई लेकिन इट्स स्ट्रेट लाइन, क्या ये लीनियर सिस्टम होगा? यस सर, लीनियर। क्या ये सिस्टम लीनियर है? यस सर, बिल्कुल। क्या अब ये लग रहा है सीधी बन जाए मुझसे यहाँ, क्या यार, क्या ये सिस्टम लीनियर है? इट्स अगेन स्ट्रेट लाइन, माफ कर दो भाई, मुझसे इस पे स्टाइलस से बनती नहीं। Yes, it's just a straight line with a higher slope. Is that linear? No, चलो अच्छा ये बताओ, is this system linear? No sir. Yes, sir. No. Why? Because linear system तो वो होता है जो अगर मैं इनपुट इंक्रीज कर रहा हूँ तो उसी उससे रेशियो से या उसी बिहेवियर से मेरा हाँ, मतलब मुझे ना ये थोड़ा सा ना तुम लोग से इधर रहता है थोड़ा कि तुम लोग जो मैथमेटिक्स की डेफिनेशंस तुम लोगों ने पढ़ी हुई होती है ना, तो वो फिर ना हाँ, it's a linear system with Sir, it's a linear system with an initial offset। सही है, there is an offset कि जब x 0 है तो y पे कोई फिक्स ऑफसेट आया है, otherwise it's a linear system। Sir, it's a linear system, but it's shifted. It's shifted, yes, it's offsetted, yes। अच्छा, now tell me कि is this a linear system? No sir। Why not? सर लीनियर बिहेवियर इसलिए नहीं है क्योंकि मतलब अब मुझे ग्राफिकल जवाब चाहिए, सही है, मुझे मैथमेटिकल या मॉसफेट वाला जवाब नहीं चाहिए या पावर में जवाब नहीं चाहिए। व्हाट इज इन दिस कर्व कि तुम देखती कह रहे हो इट्स नॉन लीनियर? ऐसी क्या चीज है जो पसंद नहीं आई? कर्वेचर। कर्वेचर, अच्छा चलो मैं कर्वेचर हटा देता हूँ। सो लेट मी ड्रॉ अनदर थिंग, ऐसे 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 ऐसे। सो इज दिस अ लीनियर कर्व? अब कर्वेचर तो नहीं है, देयर आर शार्प एजेस। Does this become linear if it doesn't have curvature? No sir, this is also non-linear। So what is the definition here of non-linearity? क्या चेंज क्या हो रहा है यहाँ से? हाँ राइट, ये कौन बोला है भाई? ताहिर बोला है। Gradient। Yes, so the slope, as long as the slope is constant, it's linear। कांस्टेंट स्लोप, कांस्टेंट स्लोप, कांस्टेंट स्लोप, ऑफसेट है बस, सही है, कांस्टेंट स्लोप है। इन भाई का तो भाई यहाँ पर स्लोप है ये, इधर स्लोप है ये, इधर स्लोप है ये, टेंजेंट होता है ना,
हर पॉइंट पे स्लोप जो होता है इधर टेंजेंट ही होता है ना, ये पता है ना? जी सर। ठीक है, इधर इधर स्लोप है ये, इधर स्लोप है ये, इधर स्लोप है ये, इधर स्लोप है ये. सो दिस इज अ सिस्टम दैट हैज डिफरेंट स्लोप्स. ये x अगर इस रेंज में आएगा ना तो ये स्लोप है, ये वाला. x अगर इस रेंज में आएगा तो कुछ और स्लोप है. x अगर इस रेंज में आया यहाँ तो ये कुछ और स्लोप है. सो स्लोप को दूसरा नाम फिर वही सिस्टम का गेन कहते हैं आप. So now system's gain is a function of x. It is not a constant. Linear system के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपके सिस्टम का गेन या स्लोप जो है वो कांस्टेंट हो और इनपुट का फंक्शन ना हो, इधर उधर डिस्को ना करता हो कि छोटी इनपुट ली गई है बड़ी इनपुट ली गई. So otherwise this system is going to cause non-linearity in your output. So this is the second order effect, the body effect that can seriously cause some non-linear issues in your circuit. अब वो होंगे क्या, कैसे होंगे वो हम देखेंगे. एक्चुअल डिजाइन्स बनाएंगे, हम भोगतेंगे उसका असर वगैरह. लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वी जस्ट सॉ के अच्छा कि दिस इज द रीजन कि बॉडी इफेक्ट जो है ना इस तरीके से हमें तंग कर सकता है. फाइन, तो ये थोड़ा नॉन लिनियरिटी की भाई वही इश्यूज हैं कि यू गाइस हैव टू बी केयरफुल कि एक मैथमेटिशियन वाली नॉन लिनियरिटी हमने मतलब कि वो जो एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव ये वो सुपरपोजिशन वो दैट्स नॉट आवर पर्सपेक्टिव. सही है, वी वांट टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम एन इंट्यूटिव पर्सपेक्टिव, तो वो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं. थर्ड इफेक्ट, सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन. क्या है ये आपके ख्याल में? नाम से क्या ख्याल है? सब थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है? सब जीरो का मतलब क्या होता है? सर थ्रेशोल्ड से पहले. थ्रेशोल्ड से पहले, हाँ चलो, मतलब ये थोड़ा सा गलत लफ्ज है. तो थ्रेशोल्ड से अंदर अंदर. हाँ, थ्रेशोल्ड बिलो थ्रेशोल्ड, सही है. तो यानी कि जीरो का मतलब ये होता है कि बिलो जीरो, सब जीरो का मतलब बिलो जीरो, सही है. तो सब थ्रेशोल्ड का मतलब बिलो थ्रेशोल्ड कंडक्शन. अब ये क्या बात है? अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि आईडी तो जो है वो फाइनली नॉन जीरो कब होता है? जब VGS इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड. जब VGS लेस देन थ्रेशोल्ड होता है तो हमने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि देयर इज नो करंट एंड दिस इज द सब थ्रेशोल्ड कंडीशन. यानी कि VGS जो है वो थ्रेशोल्ड से छोटा है, सो दिस इज सब थ्रेशोल्ड. जब VGS थ्रेशोल्ड से छोटा हो, इस वक्त करंट जीरो होना चाहिए, लेकिन करंट जीरो नहीं है. अच्छा, ये पता कैसे चला? पता ऐसे चला, अब फिर एक कॉमन सेंस सवाल आ रहा है. वो फिर तुम लोग, मुझे उम्मीद है कि कोई मैथमेटिशियन वाली बात ही करोगे. खैर, लेट मी गिव इट अ ट्राई. VGS, सही है. तो वो एक साहब थे, उन्होंने एक प्लॉट बनाया. उन्होंने कहा थ्रेशोल्ड, और यहाँ क्या है? यहाँ पे ID है. थ्रेशोल्ड तक देयर वाज नो करंट, ऑब्वियसली, ऐसे करके नो करंट. और उसके बाद इफ यू जस्ट अज्यूम कि हाँ इसको बढ़ाने से, वी आर नॉट फॉलोइंग स्क्वायर लॉ राइट नाउ, ट्रायोड को कर लेते हैं तो लीनियरली बढ़ा है करंट. एवरीवन वाज हैप्पी, सही है. अनटिल के एक साहब आए, उन्होंने कहा कि अच्छा मैं यार एक काम करता हूँ, मैं इसका लॉग ले लेता हूँ, सही है. तो उन्होंने लॉग लिया ना, इट टर्न इनटू, अब वो स्केल डिफरेंट है, मतलब स्केल पे अभी नहीं आना, स्केल मतलब मैं आसानी के लिए इधर ही बना रहा हूँ. So it came down like this. Okay, there was a current till threshold, but then there was still a current below threshold. Slope उसका थोड़ा सा चेंज हो गया, ये threshold वाला पॉइंट है, और above threshold भी एक करंट था. तो अब पहले मेरा सवाल ये है कि भाई एक तो ये लॉग में क्यों नजर आया और पहले क्यों नहीं नजर आया?
लॉग क्या चीज क्या होती है? लॉग ऑपरेटर होता है, किस टाइप का ऑपरेटर होता है? इज इट अ लीनियर ऑपरेटर? नहीं सर, ये लीनियर तो नहीं होता, एक्सपोनेंशियल वगैरह होता है, या एक्सपोनेंशियल बेस 10 वगैरह होता है, वगैरह वगैरह, LN तो वगैरह में क्या शामिल है? लाइक बेस 10 इसके अंदर होता है, ई होता है, अच्छा LN। चलो, अभी तो आई एम ऑफ कोर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉग 10, बेस 10, सही है। तो वो तो चलो है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कि हाँ डिफरेंट बेसिस होती हैं, बट व्हाट इज दिस ऑपरेटर यूज फॉर? व्हाई डू यू टेक लॉग एंड इज दिस अ लीनियर ऑपरेटर? तुमने कहा कि एक्सपोनेंशियल वगैरह होता है, तो चलो तुमने कह दिया है कि ऐसे कि नॉन लीनियर है, व्हाई जी डू यू सर, थिंक इट्स अ नॉन लीनियर ऑपरेटर? करता क्या है ये? हम क्यों लगाते हैं किसी जगह पे लॉग? अच्छा चलो, मेरे पास फर्ज करो मेरे पास एक डेटा सेट है। वो डेटा सेट कैसा है कि मेरे पास 1 से लेकर ना 100 तक कुछ 3-4 नंबर हैं, सही है। सर इसको मैंने बेसिकली अगर हमें कोई लार्ज डाटा सेट हाँ वगैरह हाँ को छोटे उसमें रिप्रेजेंट करना है और हाँ इन्वर्स हाँ रिलेशनशिप वगैरह शो करनी है, तो इसके लिए यूज हाँ। कर सकते हैं। चलो अब लेट मी मेक एन अटेम्प्ट कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। तो 1 से 100 के बीच में भी कुछ नंबर हैं, वो दिखाने। अब कुछ नंबर हैं मेरे पास ना कि 10,000 से लेकर 1 लाख तक के भी ना कुछ नंबर हैं बीच बीच में ना। फिर इसी तरीके से मेरे पास 1 मिलियन से 10 मिलियन तक भी कुछ नंबर हैं। अब मुझे मेरे टीचर ने कहा जनाब आप ये लें, ये रहा ग्राफ पेपर, सही है, ये जरा ये ग्राफ पेपर पकड़ें, और ये मुझे जो 9 नंबर्स हैं ये अलग अलग नजर आने चाहिए। अब आपने कहा अच्छा सर कोई बात नहीं, ये लें। ये मैंने एक बॉक्स रखा बराबर 1 के, और ये 1 और ये तो 100 ही नहीं आया। चले मैंने एक बॉक्स रखा 10 के बराबर, तो ये 100 वाले तो आ गए। अब मैं 1 मिलियन कैसे लाऊं? अच्छा मैं एक काम करता हूँ, चले मैं एक बॉक्स रखता हूँ 1 मिलियन के बराबर, तो ये तो आ गए, लेकिन अब ये 100 के अंदर जो है तो सारे एक ही जगह गिर रहे हैं, सही है। तो अब मैं भाई कैसे काम करूं इसके ऊपर? मतलब लीनियर स्केल के ऊपर अब मैं काम नहीं कर सकता। लॉग क्या करता है? लॉग कहता है कि 1 to 10 लीनियर स्केल में 9 एंट्रीज हैं, लॉग पे इट्स जस्ट 1 स्टेप, सही है, सही है। तो इसी तरीके से 10 to 100 आपके पास बीच में 90 एंट्रीज हैं, बट फॉर लॉग इट इज जस्ट 1 सिंगल स्टेप। आपके पास 100 to 1000 आपके पास जो है वो 900 एंट्रीज हैं, लेकिन फॉर लॉग दिस इज जस्ट 1 सिंगल स्टेप। अगेन 1 मिलियन से 10 मिलियन आपके पास 9 मिलियन एंट्रीज हैं, बट फॉर लॉग दिस इज जस्ट 1 सिंगल। सो दिस इज एन ऑपरेटर दैट कंप्रेसेस लार्जर डेटा। उसने लार्जर डेटा की तो उसने ना बिल्कुल ऐसी तैसी कर दी, उसने माना ही नहीं। आप 1 मिलियन है, 10 मिलियन है, आपका रेशो 10 है, बस 1 स्टेप, बस आप साइड में गए। अच्छा वो छोटे नंबर्स को फेवर करने आ गया। छोटे नंबर्स को उसने अच्छा आप 1 से 10 तक हैं, चले आपको मैं पूरा एक ब्लॉक मानता हूँ, जितना मैं 1 से 10 मिलियन को भी मानता हूँ। तो बड़ा नंबर तो ना जरा सा लॉग में गायब हो गया, जो कि पहले ही आपको नजर आ जाता था। बड़ा नंबर के लिए आपको लॉग जरूरत नहीं थी। जो छोटा नंबर था ना, जिधर आप इधर कहते थे यार 0 है, मैं नजर ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, all of a sudden it became visible in log scale, and that is when people realized कि भाई there is a sub threshold current। कौन सा करंट? ड्रेन करंट। अब अगला सवाल जाहिर ही आता है कि ये कहाँ से आ गया भाई ये करंट? तो आपने फिर कहा यार अच्छा मुझे तो भाई ये पढ़ाया गया था कि एनमॉस जो होता है वो ये एक सोर्स होती है, ये एक ड्रेन होता है, और मैं अभी भी काफी देर से यही पढ़ रहा हूँ कि ये गेट होता है जिसपे कि मैंने वीजी को अबव 0 तो दिया हुआ है, लेकिन मैंने वीजी को लेस देन वीटीएच दिया है, यानी थ्रेशोल्ड से छोटा दिया हुआ है। ये भाई ग्राउंड हुआ है यार, यहाँ कुछ ना कुछ लगा हुआ है, क्या है मतलब यहाँ पर? अब हु इज एक्चुअली कंडक्टिंग करंट? तो ये हो गया भाई साहब ग्राउंड। अगेन दिस इज अवर फेवरेट लो डोप पी सबस्ट्रेट, सही है। तो अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। देयर इज नो चैनल अंडर द गेट। तो कोई ख्याल, कोई आइडिया?
कोई आइडिया तो लगाओ, स्ट्रक्चर तुम लोगों के सामने है। अच्छा, मेरी बोतल गई थी। हाँ, एनी आइडिया यार? सर यहाँ ऑक्साइड से भी कुछ होगा ना, अगर VD हमारा इंक्रीजिंग है तो ऑक्साइड पे भी कोई इफेक्ट आएगा? नहीं, ऑक्साइड से बिल्कुल होता है, बट दैट इज नॉट अ सेकंड ऑर्डर इफेक्ट, दैट्स अ थर्ड और फोर्थ ऑर्डर इफेक्ट। वो हमें स्पोर्ट्स में नहीं पढ़ने वाले। सही है, सो दैट इज अ वेरी डेंजरस yet very relevant इस पे टिश्यू से साफ करके देना होगा। वो हम आगे कभी पढ़ेंगे जब हम बेसिकली डीप सब माइक्रोन की बातें कर रहे होंगे। So that's not really, so gate leakage is not our concern here. I can guarantee here कि gate से कुछ leakage नहीं हो रही, something else is playing its part। वो something else अभी इस फिगर में छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है इस फिगर में? चलो मैं हिंट भी दे देता हूँ, इस फिगर में एक BJT छुपा हुआ है। कहाँ छुपा हुआ है? अरे यार, अब तो पता चल जाना चाहिए। क्या हो गया भाई? सर ड्रेन, सोर्स और बल्क। Yes, right. So if I draw something like this, क्या ख्याल है? N P N, शुक्रिया यार, ये खोल भी दे यार, अभी मुझसे मेहनत की। So there is this NPN ट्रांजिस्टर here, सही है? तो इस NPN को आखिर यार, ये तो गेट वोल्टेज है ना, तो गेट वोल्टेज तो फील्ड इफेक्ट से इधर चैनल वैनल क्रिएट करता था। अब ये तो इससे कांटेक्ट में आ ही नहीं रहा, इसके गेट से, गेट कह रहा हूँ सॉरी, बेस से। तो ये कैसे, उसका करंट कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या गेट वोल्टेज के थ्रू हम सबस्ट्रेट की प्रोफाइल थोड़ी आगे पीछे कर सकते हैं क्या? देखो, ट्रांजिस्टर तो मैंने मान लिया कि एक ट्रांजिस्टर है, इधर बैठा हुआ है ट्रांजिस्टर है, और अब जाहिर है उसका करंट कंट्रोल कैसे होता है, उसके बेसिकली बेस वोल्टेज से कंट्रोल होता है, बेस और एमिटर से। अभी हम एमिटर की बहस में नहीं पड़ते कि एमिटर कौन है, लेकिन बेस की वोल्टेज से गेम चलता है। तो बेस का वोल्टेज तो मेरे हाथ में नहीं है, बेस का वोल्टेज तो इधर मैंने नीचे ग्राउंड लगाया है, और इधर जो है वो तो मैं बीच में, देयर इज एन इंसुलेटर है, तो मैं गेट को उठा के मैं छलांगे मारता रहूं, यहाँ तो मैं कभी भी सबस्ट्रेट को तो गेट से टच ही नहीं कर सकता। सो व्हाट द हेक, मतलब ये कौन किस तरीके से, लेकिन मैं ये भी बता रहा हूँ कि ये हाँ करंट कंट्रोल होता है। सो हमने इसीलिए जो थोड़ा सा हम डिवाइस को बहुत अंदर से जाके पढ़ रहे हैं, वो इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हम ये सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स नहीं समझ सकते जब तक कि हमने वो वाली डायनेमिक्स ना देखी हो। तो आपको याद होगा कि जब आप VG को हिलाया करते थे, आप यहाँ से होल्स को भगाया करते थे, VG को 0 से ऊपर करते थे, वो होल्स क्या भाग तो नहीं जाते थे ना सबस्ट्रेट से? अब वो होल्स यहाँ पे पूरा सबस्ट्रेट में इधर उधर हर जगह होल बैठा है ना। तो अब ये होल्स क्या हुआ था कि होल्स मुख्तलिफ जगह पर इनकी एक डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोफाइल में चेंज आ जाती थी। यहाँ से गायब हो गए होल्स, ये सारे यहाँ से चले गए, अब जाके किधर बैठ गए, यहाँ कहीं ज्यादा बैठ गए, सही है? तो दे स्टार्टेड मॉड्यूलेटिंग दिस बेस वोल्टेज। ज्यादा होल्स का मतलब क्या है कि ज्यादा पॉजिटिव चार्ज। अब वो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जब इधर आया तो ये जो PBE बना, ज्यादा बना, और ज्यादा करंट कंडक्ट होना शुरू हो गया। और क्या होता था भाई, अच्छा चलो, लेट मी नॉट गो फॉर डिफरेंट नोटेशंस राइट नाउ। सो इस सब थ्रेशोल्ड में क्या क्या वो ट्रांजिस्टर BJT करंट इक्वेशन क्या हुआ करती थी? So you would go for something like this. E, yes, over
VT, सही है। अच्छा, a lot of books would use VGS minus VTH here, सही है। It's a matter of normalization. तो अब क्या हो रहा है कि if we look at it, तो हम कह रहे हैं कि भाई ये जो गेट वोल्टेज है ये होल्स को धक्के धक्के मार रहा है, सही है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, उसकी वजह से एक होल्स की डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोफाइल जो है, इट्स प्रोड्यूसिंग सम काइंड ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज स्पेस, ऑल्दो दिस इज ग्राउंडेड, लेकिन यहाँ होल्स भरे हैं। वो पॉजिटिव चार्ज स्पेस जो है, इट इज मॉड्यूलेटिंग द बेस वोल्टेज एंड देन दैट इज कंट्रोलिंग द करंट। अच्छा, सोर्स ही से आना है करंट, तो ऑब्वियसली द सेकंड टर्मिनल वी आर कंसीडरिंग हियर इज सोर्स, सही है। और ये आपकी पुरानी बीजेटी की इक्वेशन का थर्मल वोल्टेज। So sometimes we would use VGS minus VTH. वो जब normalization हम करेंगे तो हम देख लेंगे। So this is another second order effect जो हमने कहा कि भाई अगर हम जो है अपने ट्रांजिस्टर को सब थ्रेशोल्ड रीजन में चलाते हैं, so it's not like this कि इसका करंट जीरो हो जाता है। हमें पता चला कि there is a non-zero but a small current, yes, non-zero but a small current. So इस एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप को यूज किया जाता है फॉर अल्ट्रा लो पावर मॉसफेट सर्किट्स। क्यों? क्योंकि बहुत कम करंट पे कम करंट कंडक्शन है। हाउएवर देयर इज एन एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन गेट एंड वोल्टेज, सॉरी बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, सही है। एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप तो बड़ी मतलब बहुत ही हायर स्लोप वाली रिलेशनशिप होती है। हायर स्लोप का क्या मतलब है? हायर गेन। सो इफ यू कैन अफोर्ड लोअर अमाउंट्स ऑफ करंट्स, so you can achieve much higher gain from a MOSFET using exploiting this exponential relationship. तो जब ultra low power circuits की बात आती है तो sometimes people bias their circuits in this subthreshold region. तो हमने भी काफी circuits इसमें subthreshold region में बनाए हुए हैं। तो तीन बेसिकली हमने जो है सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स पढ़ लिए। अभी तक कोई सवाल है? सर ये जो हमने बात की कि चूंकि होल्स जो है वो सबस्ट्रेट में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाती है, उसकी वजह से जो बेस का वोल्टेज है ये कैसे इंक्रीज हो रहा था, ये बात जो है ना समझ नहीं सका। हाँ देखें, आपका जो सबस्ट्रेट है ना, इट्स अ लो डोप सबस्ट्रेट, सही है। अच्छा, ये सबस्ट्रेट जो है ये एक कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर को आप एक जगह से ग्राउंड कर दें तो वो बेसिकली आपका जो है वो मतलब हर जगह से आप उसको ग्राउंड अज्यूम कर सकते हैं, सही है। अब जैसे मैंने इस कोने से इसको ग्राउंड कर दिया, अब मैं ये कहता है यार इधर भी ग्राउंड ठुका हुआ है, इधर भी ठुका हुआ है, इधर भी ठुका हुआ है, एंड मतलब कोई सवाल नहीं है कि वो भी हिल सके ग्राउंड से। बट दिस इज अ लो डोप सबस्ट्रेट, सही है। अच्छा, ये बॉटम से इन जनरल आपके पास आता भी नहीं है कनेक्शन। आप क्या करते हैं एक्चुअल चिप में ना, जगह जगह से ऊपर से यहाँ से ग्राउंड करते हैं सबस्ट्रेट को, ऊपर से यहाँ से, ऊपर से यहाँ से। तो ये जो इतनी प्रोफाइल है ना, जो कि ऊपर वाली डेप्थ की प्रोफाइल है, जो आपके स्ट्रक्चर्स के लिए रेलेवेंट है, वहां तक तो ग्राउंड पहुंच जाता है। अब नीचे जो है स्ट्रक्चर, सो दिस थिंग इज लाइक अ रेजिस्टर, लो डोप सबस्ट्रेट इज अ रेजिस्टर। तो यहाँ तो ग्राउंड था, बट बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टर वी कैन हैव अ डिफरेंट वोल्टेज हियर। अब ये वोल्टेज जो है ये इफ यू प्ले विद गेट वोल्टेज, और वो होल्स को पुश कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मॉड्यूलेट कर रहा है उनकी प्रेजेंस को, दिस वोल्टेज कैन एक्चुअली डेवलप विदाउट बीइंग डिस्टर्ब बाय दिस ग्राउंड क्लैम्प। असल गेम यही है कि इट्स अ लो डोप थिंग। तो इसके जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वो यू कैन कंसीडर दैट एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड रेजिस्टर। इस वजह से इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोफाइल पैदा हो सकती है। सही। सो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स, हाँ और किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? Maybe yes, instead of going for small signal perspective first, let me take you through MOSFET capacitances first. हाँ, तो ये
Let me take this back. अच्छा, इनको भी बड़ा मिसयूज मिसनोमर्स हैं इनसे एसोसिएटेड, इनको बड़ा बदनाम किया जाता है, बट दिस इज व्हाट यू एक्चुअली बारगेन्ड और व्हाट यू आस्क्ड फॉर. मॉसफेट इंट्रिंसिक कैपेसिटेंस, इसको काफी लोग गलती से कहते हैं मॉसफेट पैरासिटिक कैपेसिटेंस. पैरासिटिक होती है जो कि मतलब नोन अनइंटेंशनल तरीके से आपके सर्किट में किसी और वजह से तीसरी जगह से आ जाए. ये कैपेसिटेंसेस जब आप मॉसफेट का स्ट्रक्चर बना रहे थे आपने सॉर्ट ऑफ खुद डाली. अच्छा, पहले हम देख लेते हैं कहाँ है बेसिकली, कहाँ नहीं है, फिर हम ये देखेंगे कि भाई स्ट्रक्चर में कहाँ बैठी हुई है जो कि ऐसी क्या कयामत आ गई. So this is your source, this is your drain, this is your gate and this is your bulk. तो अब एकदम ऐसा क्या हो गया कि हम कैपेसिटेंसेस की बात करना शुरू हो गए. हम ये कहेंगे कि भाई देयर इज अ गेट टू ड्रेन कैपेसिटेंस, उसको हम कहेंगे CGD. इस पर हम वापस आएंगे. अभी जस्ट बिलीव मी कि हाँ ये हैं. CGS कहेंगे, C ड्रेन टू बल्क कहेंगे और इसको C सोर्स टू बल्क कहेंगे. और भी कुछ हैं अभी, फॉर नाउ इट्स क्वाइट इनफ फॉर डेवलपिंग आवर अंडरस्टैंडिंग. सही है. तो भाई ऐसा क्या हो गया स्ट्रक्चर में कि ये सारे आगे बैठ गए, तो आपने खुद अपने हाथों से क्रिएट किया है ये मामला. एंड प्लस सो नाउ लेट मी ड्रॉ द गेट प्रॉपर्ली. गेट जो है ना इज ऑलवेज स्लाइटली ओवरलैप्ड विद सोर्स एंड ड्रेन. बजाय इसके लिए यहाँ गैप रह जाओ, गेट यहाँ से चले, आप उसको एहतियातन थोड़ा सा ओवरलैप करते हैं. और ये प्रोसेस की कुछ मल्टीपल फीचर्स की वजह से भी होता है. दैट इज बियॉन्ड द कोर्स राइट नाउ, उसको हम बाद में देखेंगे. बट जस्ट टेक माय वर्ड फॉर इट के इट इज ओवरलैप. ये जो ओवरलैप रीजन है, so this is gate polysilicon which is a conductor. So this is conductor 1. This is other मतलब ये आपका source region है that is full of mobile charges. This is conductor 2 and this is insulator. तो ये जो इतना region है, this is just a simple plain parallel plate capacitance यहाँ से यहाँ तक. सही है. पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस कैसे है भाई, ये ऊपर एक कंडक्टर हो गया, इधर ये हो गया इंसुलेटर, ये हो गया दूसरा कंडक्टर. सही है. So there is this overlap capacitance between what the gate and the source. Then the same thing here, the overlap capacitance gate and drain. चलो ये तो थोड़ा सा सिंपल मामला है, तो इसको हम लेकर आगे चलते हैं. फिर हम एक और छोटा सा सिंपल मामला देख लेते हैं. यहाँ पर आपको पता है कि डिप्लीशन रीजन बैठा हुआ है, यहाँ पर आपको पता है डिप्लीशन रीजन बैठा हुआ है. इसको अभी आपने कंडक्टर कहा था ना, अब मैं इसको कंडक्टर 1 कह देता हूँ. सही है. और ये सारा कुछ कहाँ बैठा हुआ है, P सबस्ट्रेट में बैठा हुआ है. P सबस्ट्रेट लो डोप सही, लेकिन इंसुलेटर तो नहीं है तो एक टाइप का कंडक्टर ही. कंडक्टिविटी बुरी है लेकिन इंसुलेटर तो नहीं है. सो इन दिस सिनारियो दिस इज कंडक्टर 1 एंड दिस इज कंडक्टर 2. व्हाट द हेल इज दिस, ये बीच में क्या चीज है? डिप्लीशन रीजन. व्हाट इज डिप्लीशन रीजन? डिप्लीशन रीजन क्या चीज क्या होती है? सर डिप्लीशन रीजन बेसिकली जिस तरीके से डायोड में भी होती है, वो ऐसा रीजन जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल क्वांटिटीज में होते हैं. हाँ तो यार उस पर्सपेक्टिव में देखा करो ना, जिस पर्सपेक्टिव में बात हो रही है. मतलब अभी तो डायोड की तो नहीं बात हो रही, अभी तो हम कैपेसिटेंसेस की बात कर रहे हैं. व्हाई डू यू थिंक अ डिप्लीशन रीजन बिकम्स रेलेवेंट इन द डिस्कशन ऑफ अ कैपेसिटेंस? इंसुलेटर का काम कर सकती है डिप्लीशन रीजन. हाँ, तो डिप्लीशन रीजन के साथ इशू ये है कि इसमें से सारे मोबाइल कैरियर्स गायब हो गए, आपने रिकम्बाइन करा दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मजीद डिफ्यूजन हो चुकी है. सो दिस गाय इज डिवॉइड ऑफ एनी कैरियर्स, मतलब मोबाइल कैरियर्स. जाहिर है जो मोबाइल कैरियर्स नहीं है, दिस गाय कैन नॉट कंडक्ट करंट.
कौन कंडक्ट करंट नहीं कर सकता? इंसुलेटर. सो दिस इज काइंड ऑफ एन इंसुलेटर सिटिंग बिटवीन टू कंडक्टर्स. आपका मतलब सोर्स है और सबस्ट्रेट है, इनके बीच में एक इंसुलेटर बैठा हुआ है. सो नाउ दिस इज रिवर्स बायस जंक्शन कैपेसिटेंस बिटवीन सोर्स एंड बल्क एंड द सेम हेयर. ठीक है, तो ये दो, ये हो गया, ये हो गया. However, there is something interesting that is also going to take place. कि overlap हो गया, reverse bias हो गया, reverse bias हो गया. अब भाई जब यहाँ पर आपके आके बैठ गया inversion layer, अब क्या होने वाला है? अब आप ये कहेंगे यार इस रीजन की भी तो बात करो कैपेसिटेंस में, क्योंकि now this is a conductor, insulator and then another conductor. तो इस पे आप कहते हैं यार इसको आधा आधा तोड़ लो यार. अभी तो रीजन बिल्कुल बराबर है ना, आधा ये वाला कैपेसिटर सोर्स में, आधा काउंट कर लो इधर. सही है, तो इसको अभी हम काउंट करेंगे, हम देखेंगे. फिर एक लतीफा और आता है जबकि आप सैचुरेशन में पहुंच जाते हैं, चैनल गेट्स पिंच्ड ऑफ लाइक दिस. चैनल की शक्ल कुछ ऐसी बन जाती है अभी. सही है, उस वक्त ये फड्डा डलता है कि भाई अब मैं क्या इधर, तो आप कहते हैं देखो भाई इधर चैनल चार्ज डेंसिटी ज्यादा है सोर्स की तरफ, तो 2/3 में इधर काउंट करूंगा ड्यूरिंग सैचुरेशन, 1/3 आपकी तरफ काउंट करूंगा. वो ज्योमेट्री से निकाला वगैरह वगैरह जा सकता है, लेकिन हमें इतनी ज्यादा अलामोबंदी की जरूरत नहीं है इसमें. वी जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि कैपेसिटेंसेस के साथ हो क्या रहा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन. सही है, नाउ लेट मी ड्रॉ दिस के. अच्छा इसकी मुझे एक मिनट देखने दो. राइट, VGS, राइट. So let us just draw this horizontal line. यहाँ पर हम VGS प्लॉट कर रहे हैं और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि this is threshold and this is we are calling as VD plus threshold. So below this is your cutoff region. सही है. Here, अच्छा चलो अब ये बताओ यहाँ पर ये कौन सा रीजन है और ये कौन सा रीजन है? सारे दो ही रह गए, मतलब एक ट्रायोड रह गया, एक सैचुरेशन. So which one is triode and which one is saturation? क्या ख्याल है? एक्स एक्सिस पे थ्रेशोल्ड के बाद सैचुरेशन रीजन शुरू हो रहा है या ट्रायोड शुरू हो रहा है? सैचुरेशन रीजन. वाई? क्या तो लेकिन वाई? वोल्टेज वगैरह है. अब ये देखो इस फैक्ट को ना तुम लोगों को उल्टा सीधा ये वो मतलब ट्रिकी अंदाज में याद करना होगा. यार दानिश TCS कर दिया? TCS कर दिया? TCS कर दिया? तो अब ये ट्रिकी अंदाज में तुम लोगों को याद करना होगा कि सैचुरेशन में कौन बड़ा होता है, VDS या ओवरड्राइव? VDS बड़ा होता है, सैचुरेशन VDS बड़ा होता है. VDS बड़ा होता है ना, तो ओवरड्राइव के बड़े होने के चांसेस कब है? जब VGS बड़ा हो या छोटा हो? ओवरड्राइव के बड़े होने के चांसेस जब है जब VGS बड़ा हुआ होगा. हाँ, तो सारे जब VGS छोटा है यानी कि अभी लेफ्ट साइड पर है इस कर्व में, तो ऑब्वियसली TCS हो गया. तो ऑब्वियसली दिस इज योर इन द मिडल, दिस इज योर सैचुरेशन मोड रीजन, क्योंकि यहाँ पर VDS छोटा है और यहाँ पर आपका दिस इज योर ट्रायोड रीजन. सही है. तो अब वी स्टार्ट प्लॉटिंग द कैपेसिटेंस. फॉर एग्जांपल कौन सी कैपेसिटेंस हम प्लॉट कर रहे हैं? हम यहाँ से लेकर चल रहे हैं CGS एंड CGD टुगेदर. तो इस रीजन में इस पॉइंट तक
हम कहते हैं कट ऑफ में देयर इज नो चैनल, तो सीजीएस के पास क्या है, द ओनली ओवरलैप कैपेसिटेंस, सही है, ओनली ओवरलैप कैपेसिटेंस। तो इस वक्त दोनों पर सी ओवरलैप बैठा है, सही है, जब तक कि आप कट ऑफ में। जब कट ऑफ के बाद आप सैचुरेशन में दाखिल हो गए हैं, तो एक साहब चले गए 2/3 ऑफ वॉट, ओवरलैप नहीं, 2/3 ऑफ द ऑक्साइड कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ द ऑक्साइड। एक साहब चले गए 2/3 पे और अगले साहब चले गए 1/3 पे। 1/3 ऑफ द ऑक्साइड कैपेसिटेंस एंड देन एरिया ऑफ द ऑक्साइड। फिर क्या हुआ कि जब ये आप ट्रायोड में दाखिल हुए तो दोनों जो है मिडिल पॉइंट पे आकर दोनों बराबर हो गए किस चीज के, हाफ ऑफ द सी ऑक्स डब्ल्यू एल एरिया। अच्छा, ये दोनों कैपेसिटेंस हैं, सही है। ये कौन है, दिस इज CGS एंड ये कौन है, दिस इज CGD। सो इफ आई रीड्रॉ दिस, तो दिस थिंग, ये दोनों एक ही जगह से स्टार्ट हुए हैं, CGS बढ़ गया 2/3 पे चला गया बिकॉज ऑफ सैचुरेशन, वापस आ गया CGS हाफ पर। ये साहब जो है CGD सेम जगह से स्टार्ट हुए, ये 1/3 पे गए और 1/3 से वापस 1/2 पर आ गए। सो MOSFET कैपेसिटेंसेस आर चेंजिंग विद रीजन, सही है। तो अब इसमें 2-3 ठीक ठाक बड़े मसले पड़ जाते हैं कि अगर आप रीजन क्रॉस कर रहे हैं और आपने MOSFET की कैपेसिटेंस को कंसीडर नहीं करा, सो देयर कैन बी नॉन लीनियरिटी, कि आपका लोड जो है वो कैपेसिटिव लोड जो है वो चेंज हो रहा है। And then there can also be a much more dangerous game जिसको क्या आप कहते हैं, मिलर इफेक्ट। सर ये नमाज के लिए थोड़ा सा ब्रेक देंगे आप? हाँ, बस 10-15 मिनट में खत्म कर देते हैं, लोग फिर निकल 6 बजे ना, सही है। तो मिलर इफेक्ट क्या चीज होती है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स 1, 2, 3 वगैरह में नहीं पढ़ा होगा। मिलर इफेक्ट कोई इस टाइप की चीज होती है जो कि कहता है कि भाई अगर कोई एक एम्पलीफायर कहीं बैठा है ना और उसकी आउटपुट से इनपुट पे एक ऐसे कैपेसिटेंस लगी है, सही है, तो मैं इनपुट पर मुझे कैपेसिटेंस नजर आएगी विच इज एज लार्ज एज AC। मतलब इस तरीके से आपको दो कैपेसिटेंसेस नजर आएंगी कि इधर नजर आएगी C जो कि C थी और इनपुट पे नजर आएगी A/C। तो यहाँ बेचारा वो सर्किट जो कि इस सर्किट को चलाया करता था, जो कि इस सर्किट का ड्राइवर था, जाहिर है हर सर्किट की कहीं से इनपुट आती है, उसकी आउटपुट कहीं जाती है, वो तो डूब गया। वो तो कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर इज जस्ट लाइक अ टैंक। आपने उसको कहा था कि आपने टैंक भरना C, वो एकदम से मिलर इफेक्ट की वजह से उसको एक नजर आ रहा है टैंक विच इज A×C। A एम्पलीफायर्स की जो वैल्यूज हैं इन एनालॉग दैट कैन बी 1000 और मोर, सही है, 1000 टाइम्स बड़ा कैपेसिटर नजर आ गया वो ड्राइवर से। तो अब वो कहेगा आप मुझे करंट दें, मैं क्या करूं। आपने मतलब टैंक के लेवल को एक लेवल तक लाना है, दैट मीन्स के वोल्टेज को एक लेवल तक लाना है एक पर्टिकुलर कैपेसिटर में, तो आपको उसका चार्ज, व्हाट इज द इक्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज दिस। अगर एक फिक्स लेवल पर लाना है वोल्टेज और कैपेसिटेंस बढ़ गया है तो अब ज्यादा चार्ज लाओ। ज्यादा चार्ज कौन लाएगा, अब सारी ये ड्राइवर लाएगा, करंट ज्यादा देगा, सही है। तो वो बेचारा तो डूब गया इस मिलर इफेक्ट की वजह से। अब ये जो CGS है आपकी और CGD है, this can actually sometimes seriously suffer from Miller effect, this thing। तो अगर आपने उसको गौर से नहीं देखा कि CGD वगैरह क्या है, मेरे रीजन्स में मैं कहाँ बैठा हूँ और क्या हूँ क्या नहीं हूँ, और सैचुरेशन में आप ये भूल गए कि CGS जो 2/3 ऑफ द ऑक्साइड कैपेसिटेंस ले जाती है, तो आपने अपने सर्किट की AC रेस्पॉन्स जो है, देखो अभी तक तो हम थोड़ा सा DC देख रहे हैं ना, वोल्टेज दिया ये वो, अब हम डायरेक्ट कैपेसिटेंसेस को कंसीडर कर रहे हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट AC रेस्पॉन्स, ठीक है। तो देन इट वुड बी वेरी ट्रिकी टू कंट्रोल योर सर्किट कि आप जो है विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कैपेसिटेंस आप उसको हैंडल कर पाए, ठीक।
now it's a rather interesting topic जो कि इसके बाद स्टार्ट होना है, स्मॉल सिग्नल का. लेट मी गिव इट अ क्विक ट्राई. फिर अगली दफा तो थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे, फिर इसको अभी कंक्लूड करते हैं लेक्चर में. सही है. Let me take you through this small signal perspective. अच्छा, स्मॉल सिग्नल पर्सपेक्टिव में बेसिकली आपने कहा कि अच्छा जी बहुत ज़बरदस्त, मेरे पास स्क्वायर लॉ है, यहाँ पे VGS है और यहाँ पर ID है, एंड देन आई हैव दिस स्क्वायर लॉ. सही है. तो स्क्वायर लॉ की वजह से मुझे एक्सपोनेंशियल नहीं, मतलब सेकंड ऑर्डर मुझे गेन मिलेगा, ये होगा वो होगा वगैरह वगैरह. लेकिन किसी ने आपकी तवज्जो दिलाई, भाई साहब ये तो नॉन लीनियर सिस्टम है, तो आप मॉसफेट से आप नॉन लीनियर सिस्टम बनाया करेंगे तो आपका मतलब मामला कैसे चलेगा. तो इससे पहले कि आप परेशान होकर मॉसफेट को छोड़ के किसी और नई डिवाइस की तलाश में आप चल पड़ते, तो आपको एक मैथमेटिशियन दोस्त ने बताया कि भाई नॉन लीनियर सिस्टम्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू लीनियर सिस्टम्स. हाउ? इसको अगर हम पार्ट्स में देंगे तो वो हर पार्ट पे लीनियर देगा ना हमें. स्मॉल एरिया इंटीग्रेट करेंगे. उसका एक नाम होता है, मतलब इसका मैथमेटिक्स में एक नाम होता है कि हम पीसवाइज लिनियराइजेशन. Yes, piecewise linear. So we would divide it into different pieces. हम कहेंगे भाई ये एक पीस हो गया यहाँ से यहाँ तक मुझे स्लोप ऑलमोस्ट कांस्टेंट लग रहा है. So this is linear between these 2 points with a different slope. यहाँ से यहाँ this is another piece. यार एक तो drawing a straight line with this is difficult. So यहाँ से यहाँ it's a straight line. सही है. So point 1, 2, 3, point 1 से 2 एक फिक्स स्लोप है, 2 से 3 एक फिक्स स्लोप है. सही है. एंड दिस इज हाउ वी वुड कीप गोइंग ऑन. हम कहेंगे कि भाई हम इसमें से कोई एक पीस सेलेक्ट किया करेंगे. सही है. और हम कहेंगे यार अनबिलीवेबल, इसमें ड्रॉ करना. ओके, जस्ट अज्यूम यार दिस पॉइंट 3 to 4 इज अ स्ट्रेट लाइन, इट्स जस्ट अ स्ट्रेट लाइन. सही है. तो इसमें जो आपका कर्व है उसका स्लोप कांस्टेंट है. तो अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं अगर मतलब पीस वाइज लीनियर चलाना है, मैं इधर बैठ जाया करूंगा, इधर बैठा करूंगा, इसको कहूंगा क्यू. कुछ याद आ रहा है क्यू से क्या होता था? बाइसिंग पॉइंट. लेकिन है लेकिन क्यू कहाँ से आ गया बायस में? इसका नाम कुछ और हुआ करता था. क्वेश्चन पॉइंट यार, क्वेश्चन पॉइंट जिसका दूसरा नाम हम बायस पॉइंट रख देते थे. तो हमने कहा कि मैं क्यू पॉइंट रख लेता हूँ इधर. क्यू पॉइंट में कैसे डिफाइन करूंगा कि इधर नीचे, और अब मैं थोड़ा सा आपको नोटेशन में तंग करूंगा, और इधर ये. सो यहाँ पर बी वेरी केयरफुल नाउ, जस्ट सी कि हाउ आई एम ड्रॉइंग वी, और उसका मैं सबस्क्रिप्ट कैसे लिख रहा हूँ. जस्ट बी वेरी केयरफुल टू सी कि मैं आई कैसे लिख रहा हूँ, उसका सबस्क्रिप्ट कैसे लिख रहा हूँ. सो दिस फैंसी वी and capital GS is something that has DC and AC in it. This straight V with capital GS, there is just DC. This fancy V with a small subscript, this is just AC. सही है. So fixed, non-time varying, time varying, everything together. ठीक है. So which one is this? This is everything together. This is this one. सही है. Which one is this? Fancy I, capital D. This one is this. Everything together. Which one is this? This is just DC. What is this? This is just DC. So this Q is nothing but इसके coordinates क्या हैं? The DC VGS and the DC ID. So मैं DC bias क्या देता हूँ अपने circuit को, और DC current क्या flow करता है? That defines my bias point. किस चीज की बायस पॉइंट वगैरह वगैरह की बात हो रही है भाई ये. सो लेट मी ड्रॉ दैट हियर.
let me have an NMOS here. Oh man. So, so this is सही है। तो इस NMOS की बात हो रही है। इस NMOS पे किसी ने कहा कि सर आप तो स्क्वायर लॉ में इसको ऑपरेट करने जा रहे हैं, तो वो तो नॉन लीनियर है। तो आपने पहले तो अपना सर पीटा, फिर मैथमेटिशियन दोस्त ने आपकी हेल्प करी और उसने कहा यार इसको ऐसा करो, पीस वाइज लीनियर कन्वर्ट करो, किसी एक ऑपरेटिंग पॉइंट पे रख के चलाओ। सही है, जिधर के जिस ऑपरेटिंग पॉइंट से आगे पीछे थोड़ा सा उसका स्लोप कांस्टेंट हो। आपने कहा ऑपरेटिंग पॉइंट पे कैसे रखूं, उसने कहा ऑपरेटिंग पॉइंट Q डिफाइन करो और उसकी कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करो बाय DC VGS और जो कि which would give rise to a DC ID. So that is your operating point. Then on this operating point, apply a small AC signal. A small AC signal here on this operating point. कितना छोटा AC signal? उतना छोटा है कि जिसमें कि लीनियर रेंज से बाहर ना निकले आपका स्लोप। जब आप ये छोटा सा सिग्नल आप पर अप्लाई करेंगे, उसका नतीजा क्या होगा, यू वुड गेट एन AC सिग्नल एट द आउटपुट, जिसको कि आप क्या कह रहे हैं, स्मॉल ID। ये AC सिग्नल किधर बैठा है, सेंटर पे, आपके बायस पॉइंट के DC ID पे बैठा है। AC सिग्नल आपने कहाँ रख के अप्लाई किया था, DC VGS, DC ऑपरेटिंग पॉइंट जो वोल्टेज था उस पर रख के अप्लाई किया था। तो आपने DC वोल्टेज के थ्रू पहले एस्टेब्लिश करा आपने पॉइंट ID, फिर उस पर रखकर एक छोटा सा AC वोल्टेज दिया और उससे एक AC करंट निकाला, एंड दैट इज योर असल में जो गेन जो आप देखते हैं फॉर एग्जांपल जो सिस्टम्स में थोड़ा सा मेरे ख्याल में मैं उसकी इंट्रोडक्शन वगैरह भी अगर करा दूं तो अच्छा ही है। अच्छा, तो पहले मैं ये कम से कम कंक्लूड कर दूं कि दिस इज व्हाई दिस इज नोन एज स्मॉल सिग्नल पर्सपेक्टिव। सही है कि DC ऑपरेटिंग पॉइंट पे वी आर जस्ट अप्लाइंग ए स्मॉल सिग्नल नाउ, वरना आप लीनियर रेंज से बाहर हो जाएंगे। अच्छा, स्मॉल सिग्नल कितना, इसकी अभी हम एक मैथमेटिकल हम इक्वेशन निकालेंगे। सही है, तो स्मॉल सिग्नल का ये है कि भाई आप फर्ज करो कि एक आपके पास वो है 1 वोल्ट DC बायस है और 1 मिली वोल्ट का सिग्नल है। आप जब किसी एम्पलीफायर की बात करते हैं, मैं इसको 1000 टाइम्स एम्पलीफाई करना चाह रहा हूँ, व्हाट इज इट दैट यू वांट एट द आउटपुट, 1000 वोल्ट्स या इसको एम्पलीफाई करना है 1 मिली वोल्ट को? एम्पलीफिकेशन की बात ही जब आती है व्हेन यू हैव समथिंग स्मॉल टू एम्पलीफाई, वरना फालतू में एक चीज अगर इतनी बड़ी है उसको मजीद एम्पलीफाई करके क्या करना है मतलब। सही है, सो यू हैव समथिंग स्मॉल एंड देन यू हैव अ लार्ज ऑपरेटिंग पॉइंट। तो ऑपरेटिंग पॉइंट को उठा के एम्पलीफाई, ऑपरेटिंग पॉइंट तो आपका ये है कि किस जगह आप काम कर रहे हैं, किस जगह चल रहा है हम लोग। एम्पलीफाई करना है आपने छोटा सा जो टाइम वेरिंग सिग्नल है उसको। सो एट द आउटपुट यू वुड वांट दिस कि 1000 से मल्टीप्लाई होके इस चीज में कन्वर्ट हो जाए, बिकॉज दिस वाज आल्सो टाइम वेरिंग बाइपोलर था, 1 वोल्ट प्लस 1 वोल्ट। अगर इसी को आपने 1000 वोल्ट कर देना था तो अब मतलब फिर मामला चलेगा कैसे? सो दिस इज स्मॉल सिग्नल पर्सपेक्टिव, दिस इज वेयर एम्पलीफिकेशन कम्स इन कि भाई छोटा सा सिग्नल है, इसको मैंने एम्पलीफाई करना है। दूसरा मसला ये है कि मेरे पास एक मॉसफेट है दैट कांट रियली ऑपरेट as a linear amplifier if I go from a large signal perspective. Large signal perspective क्या होता? From this input to the maximum VGS, मतलब minimum VGS to maximum VGS. That's the large signal perspective. Large signal perspective किस चीज से काम आता है? आप ये देखते हैं large signal perspective से ना आप boundaries define करते हैं। So boundaries जो हैं, that is your लार्ज सिग्नल पर्सपेक्टिव। आप ये देखते हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज ये होगा, मैक्सिमम करंट ये होगा, इससे ज्यादा टेम्परेचर खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। लार्ज सिग्नल पर्सपेक्टिव से आप ये निकाल लेते हैं। सही है, हाउएवर व्हेन यू गो फॉर एम्प्लीफिकेशन सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशंस, तो आप स्मॉल सिग्नल पर्सपेक्टिव में आते हैं। दैट्स वेयर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप तो इधर थोड़ा सा देखते हैं, हम इसको छोटी सी एनालिसिस करता हूँ।
assuming कि this guy is in saturation, सही है, तभी हम स्क्वायर लॉ की बातें कर रहे हैं. So the composite current, the total current would be equal to Kn लिख रहा हूँ मैं, वो बार mu n C ox वगैरह नहीं लिख रहा. WL भी इसी में शामिल है. We are also assuming that lambda is 0. What is lambda? So there is no channel length modulation in this transistor. सही है. So Kn, and then we have this overdrive voltage which is VGS minus VTH का square. ठीक है. अब ये इसके दो हिस्से हैं, DC VGS minus small VGS plus, सही है. इस VGS के दो हिस्से हैं. तो अगर मैं स्क्वायर को इस तरीके से तोड़ूं कि पहले तो खाली इसका स्क्वायर करूं, इसको चलो मैं कर ही देता हूँ इधर ना. सो Kn, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ कि DC VGS माइनस VTH को मैं इसके साथ कंबाइन कर देता हूँ, और प्लस VGS जो है ना वो मैं अलग लिख देता हूँ, इसका होल स्क्वायर है. सही है. अब इस पूरी टर्म को मैं A ले लेता हूँ, इसको B ले लेता हूँ. सो दिस इज Kn VGS minus VTH square plus VGS square plus what should be, yeah, it should be plus 2 small VGS and then VGS minus VTH. ये 2AB हो गया और ये आपका बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया. सही है. इसका क्या नाम होता है? The DCV overdrive. ये भी वही चीज है, the DCV overdrive. ये भी वही चीज है. सही है. So if I just simplify this equation, देखो ये तो दो जगह पे AC वोल्टेज बैठा हुआ है. इन दो टर्म्स की तो मैं अभी बात ही नहीं करता. अगर मैं इस टर्म को बाहर निकालूं, अच्छा यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ तुम्हारा वो कंपोजिट आईडी चल रहा है. कंपोजिट आईडी के दो हिस्से कौन से हैं, एक डीसी है और एक एसी है. सही है. एसी में क्या होगा, जाहिर है एसी करंट में एसी वोल्टेज हिस्सा होगा. करंट रिप्रेजेंट्स, दीज टू टर्म्स रिप्रेजेंट एसी करंट. ये जो टर्म है दिस इज जस्ट डीसी. सही है. So I can separate the DC ID from this equal to Kn V DC V overdrive square. ये सेपरेट कर लिया मैंने. ठीक है. अब मैंने ये दो टर्म्स लिखी. यार इसमें मैं कहीं कुछ माइनस प्लस तो नहीं है. ओके राइट. अब मेरे पास दो टर्म्स हैं बेसिकली, जो कि आईडी स्मॉल आईडी बराबर है Kn VGS स्क्वायर प्लस 2 VGS एंड देन DC V overdrive. अब अगर मुझे लीनियर सिस्टम चाहिए, देन दिस टर्म शुड बी वेरी वेरी लेस देन दिस टर्म. ठीक है. ये स्क्वायर टर्म है, तो अगर ये डोमिनेंट हुई तो फिर है मुझे नॉन लीनियर रिलेशनशिप मिलेगी. ये सिंगल पावर टर्म है, सो ये टर्म बड़ी होनी चाहिए और ये टर्म छोटी होनी चाहिए. तो हाउ मच VGS, which is your AC signal, should be very very small as compared to the twice of the overdrive. If you can fulfill this condition, then you can get an ID. नीचे लिख देता हूँ. Then you can get an ID that is just Kn into 2 VGS V overdrive. सही है. If you can fulfill this condition. अच्छा, fulfilling this condition also means going for the small signal perspective. भाई अब वो बात यही कर रहा है, वही कह रहा है कि you have to apply such a small VGS कि जो कि ऑपरेटिंग पॉइंट के 2 से ओवरड्राइव से ट्वाइस ऑफ द ओवरड्राइव से छोटा है, बहुत छोटा है. यानी कि आपने अगर ऑपरेटिंग पॉइंट को बहुत ज्यादा इधर ले गए उधर ले गए, इधर एक्स एक्सिस पे मूव कराते रहे, तो आपकी लिनियरिटी हर्ट होगी. सो यू जस्ट अप्लाई a small input across the operating point.
then you get a small sort of output here at मतलब in the मतलब time varying domain. सही है. So this is a small signal perspective. तो अब इस पर अगली दफा हम बात कर लेंगे थोड़ा सा और तफसील से. So that's it. आज बताओ कोई सवाल वगैरह है? अच्छा, do remember इतवार को तुम लोगों का सेशन होगा, उसमें फहाद आएगा, वो तुम लोगों को सवाल कराएगा. आकिब आएगा, वो तुम लोगों को कैट टूल्स वगैरह पे ऑनलाइन जो है ना वो कराएगा, डेमो वगैरह. So is there any question? अभी कब तक ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी? ऑनलाइन क्लासेस यार अभी तो आई डोंट थिंक अक्टूबर के एंड तक कुछ होने वाला है. आई मीन दैट्स माय इंप्रेशन. आई डोंट नो व्हाट्स द ऑफिशियल वर्डिक्ट ऑन दिस. सही है. तो लेकिन आई थिंक अक्टूबर के एंड तक तो ऐसे ही है मामला. अभी तो देखो ये बड़ी कंफ्यूजन फिर हुई, कोरोना सेकंड वेव थर्ड वेव इंडिया में इधर उधर, तो मतलब जो है वो 2 लाख केसेस पर डे आ रहे हैं. हमारे यहाँ बस अल्लाह खैर करे, यहाँ तो ये कह रहे हैं कुछ आ ही नहीं रहा है. ऐसा पता नहीं, मतलब अगर सच है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लगता तो नहीं है ऐसा. सो आई डोंट नो इफ दिस कम्स बैक अगेन, तो जाहिर है फिर ये और लटक जाएगा मामला. तो अभी तो मतलब आई डोंट थिंक फॉर नेक्स्ट 3-4 वीक्स इट्स गोइंग टू बी ऑनलाइन. आई नो कि तुम मेरी ये स्टाइलस वाली ड्राइंग की वजह से बड़े तंग हो गए. आई नो, लेकिन मतलब मैं खुद भी, मेरा हाथ दुख जाता है इस स्टाइलिश की वजह से. सो आई एम एज ईगर एज यू गाइस आर कि कैंपस खुल जाए और मैं सुकून से तुम लोगों को एक व्हाइट बोर्ड पे खड़ा होकर पढ़ाऊं. मेरा अपना हाथ दुख जाता है स्टाइलिश पे ना, मुझसे एक सीधी लाइन नहीं बनती इसमें. आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये जो वो होते हैं तुम्हारे ग्राफिक डिजाइनर्स वगैरह, हाउ डू दे वर्क ऑन दिस थिंग. तो खैर, तो एनी अदर टेक्निकल contents related question? नहीं है तो बस फिर ठीक है. फिर इंशाल्लाह सैटरडे को ये तुम लोगों से मिलेंगे. मैं या तो जो मैं कह रहा था कि हम कामरा जा रहे हैं, या तो either there would be a class before that on Tuesday, और इंशाल्लाह there would be a makeup class on next Sunday. इस संडे को तो आपका TRA सेशन है, उससे अगले फिर मैं मेकअप लूंगा फिर. सही है सर. स्पोर्ट्स में हमारा कोई रिसर्च प्रोजेक्ट भी होना है? सॉरी आवाज नहीं आई. सर मैंने कहा स्पोर्ट्स में हमारा कोई प्रोजेक्ट भी होना है, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट टाइप की चीज? बिल्कुल 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 होना है. वो असल में ये जो RATA सेशंस हैं, ये आपको प्रोजेक्ट की प्रेप अप करेंगे. आपको जो हम कैट टूल सिखाएंगे वो उस प्रोजेक्ट के मकसद ही के लिए होगा. तो अभी तो थोड़ा हम लेट हो गए असल में, 1-2 हफ्ते हमारे जो निकल गए, वरना अब तक ये ऑलरेडी आपका 1 आध हफ्ते पहले ही सेशन हो जाना था. तो वी एज अ ग्रुप वी वर स्टक इन समथिंग. तो ये कि ये आपको कैट टूल भी इसी मकसद से होगा, और ये जो हम जो कुछ डिज़ाइन प्रॉब्लम्स हम हैंड्स ऑन हाथ से करेंगे इसी मकसद से होगा कि प्रोजेक्ट में दोनों हिस्से होंगे. आपने हैंड कैलकुलेशंस करनी होंगी और फिर सिमुलेशंस करनी होंगी. सो यस, देयर वुड बी अ स्मॉल प्रोजेक्ट. ठीक है, चलो यार फिर इंशाल्लाह बात होती है दोबारा किसी वक्त. ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज. बिलाल भाई. जी बोले. हेलो, संडे को किस टाइम सेशन होंगे? मैं सर से टाइम कंफर्म करके फिर आपसे शेयर कर दूंगा. ठीक है, मैं ग्रुप पे अनाउंस कर दूंगा, तो उधर आप लोग देख लीजिएगा. ओके. ठीक है, लिंक वगैरह जो भी जूम का लिंक है जो भी सब शेयर कर दूंगा. बिलाल भाई, मैं ना लेट रजिस्टर हुआ हूँ, तो फर्स्ट 2 लेक्चर्स की जो मेरे पास रिकॉर्डिंग्स आई है उसमें सर की ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है. तो काइंडली ग्रुप पे अगर दोबारा आप शेयर कर दे लिंक्स वगैरह. मैं कर दूंगा, कोई मसला नहीं, वापस कर दूंगा मैं. थैंक यू. चलो ठीक है, ठीक. ओके, अल्लाह हाफिज.